किसी ने कोई प्रैक्टिस की है? बिल्कुल भी नहीं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, किसी को याद है? ऑब्जेक्ट का इंट्रो हुआ था। एरेज में हमने क्या किया था? नेस्टेड लूप में एरे। अच्छा हाँ, जेसन दिखाया था। अच्छा हाँ, हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था। इस बल्ब को बंद कर दें। सही। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था, एक हमारे पास एक एरे है और उस एरे का नाम क्या है? सिटीज। उस एरे के अंदर कितने आइटम्स हैं? 3 आइटम्स हैं और हर आइटम खुद क्या है? एरे है। और 2 एरे जो हैं, जो इंडेक्स नंबर 0 पर है, इसके आइटम्स कितने हैं? और जो इंडेक्स नंबर 1 पे है? 4। सही है। ये क्या किया था? हमने सिंपली इस एरे के आइटम्स को डिस्प्ले किया था। इसको क्विकली थोड़ा सा दोबारा से रिकैप करने के लिए इसको हम लोग कंसोल में करवा लेते हैं। सही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे ये भी जैसा नहीं है जो आपने उस दिन देखा था, ये उसका थोड़ा सा इज्जत वाला तरीका है। तो ये हमारी वो एरे है। सही है। अब मुझे पता है ये किस वेरिएबल में आ गई? सिटीज में। अब हमने कल लास्ट टाइम ये सीखा था कि किसी भी एरे के आइटम्स को अगर हमें रिसीव करना है या उसको हर आइटम को हमें आइट्रेट करना है, उसके पास जाना है, फिर उसके बाद मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ, उससे कोई डेटा निकालूँ, वो मेरी मर्जी है। तो वो पहला स्टेप उसका क्या है? हमें क्या बनाना पड़ता है? और फॉर लूप में तो आप चीते हो गए होंगे। सही है जी। ये सिंटैक्स है फॉर लूप का। इसमें सबसे पहले मैंने क्या करा है? सबसे पहले मैंने वेरिएबल बनाया है, उसके बाद मैंने कंडीशन बताई है कि ये लूप कहाँ ब्रेक होगा, उसके बाद मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया है, और फाइनली मैं बॉडी में बताता हूँ कि हर लूप पे यानी कि हर आइट्रेशन पे क्या करना है। मैं कहता हूँ कि प्रिंट नहीं होता यार, ये आई। सही है। और मैं इसको एंटर को जब मैं हिट करूंगा तो ये 0 से लेके 9 तक प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने कंसोल लॉग क्या करवाया है? आई। ये बात समझ आ रही है? इसको अब हम दोबारा करते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये, बल्कि नहीं, इसको कंडीशन को भी नहीं बदलते। अब मुझे पता है कि आई में मुझे क्या मिल रहा है। बेसिकली आई में मुझे क्या मिलता है? इंडेक्स नंबर मिलता है। यानी कि इंडेक्स नंबर कहां तक, ये कहां ब्रेक हो रहा है? 9 पे ब्रेक हो रहा है। और ये ग्रुप पे भी मैंने एक फोटो भेजी थी कि ये अगर इसको यहाँ तो हम इसको ये लिख लें तो भी बात सेम ही है। ये बात समझ आ रही है? सही है। अब एक काम करते हैं कि कंसोल की जगह मैं कहता हूं कंसोल लॉग करो, लेकिन सिटीज, ये किसका सिंटैक्स है? एरेज का। मतलब मैं इस सिटीज, इस वेरिएबल के अंदर जो एरे सेव है उसका कोई ना कोई आइटम एक्सेस करने वाला हूं, तो इसीलिए मैंने क्या लगा दिए? इसके अंदर मैं लिख लेता हूं 0। क्या होगा?
हर आइट्रेशन पे जो इस एरे का 0 आइटम है या 0 इंडेक्स नंबर है वो क्या होगा, प्रिंट होगा। तो इसका जो पहला आइट्रेशन पे जो हमारी चीज़ है वो क्या है, अटलांटा, सिएटल और NYC। वो कितनी दफ़ा प्रिंट हुआ, 9 टाइम्स प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि ये लूप कितनी दफ़ा चला, 9 टाइम्स चला। सही है। लेकिन मैं कहता हूं चलो ये 0 टाइम ना हो बल्कि क्या हो, I टाइम्स हो। अब क्या होगा, क्या होगा, क्या सिर्फ इंडेक्स नंबर 0 प्रिंट होगा? नहीं, मुझे एग्जैक्ट जवाब बताएंगे, एग्जैक्ट रिप्लाई क्या आएगा। 0 से 9 तक क्या प्रिंट होगा, किसके आइटम्स, सिटी के जो आइटम्स है वो 3 मतलब 0 1 2 प्रिंट होंगे। आगे मतलब फिर एक दफ़ा मतलब पहले 0 1 2 फिर 0 1 2 फिर 0 1 2। कोई और सजेशन? इसका मतलब है कि आप कहना चाह रहे हैं कि 0 1 2 यानी कि तीनों आइटम्स प्रिंट हो गए, फिर उसके बाद 0 1 2 फिर 0 1 2 फिर 0 1 2। सही है, तो 0 तो आ गया, उसके बाद क्या होगा, सर जो पहले काम था वही दोबारा होगा। अटलांटा फिर उसके बाद नीचे दूसरा एरिया आएगा, वही अटलांटा वाला एरिया फिर चलेगा, फिर अटलांटा वाला एरिया। मतलब आप कह रहे हैं अटलांटा अटलांटा वाला एरे, अटलांटा 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 NYC आगे जो भी था, ये 9 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। कोई और क्या? सही है, फिर क्या होगा, वो होगा, फिर तीसरा क्या होगा, चौथा फिर रिपीट हो जाएगा। और कोई? अच्छा, मतलब आखिरी क्लास में कुछ भी नहीं सीखा। कोई और कोई है, किसी को और को समझ आ रहा है क्या इसका रिप्लाई क्या होगा? 0 से 9 तक क्या होगा? पहले वाले मतलब आप कह रहे हैं कि पहले वाले एरिया में जितने आइटम्स हैं वो सब प्रिंट हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो दूसरे वाले एरिया में जितने आइटम हैं वो भी प्रिंट हो जाएंगे। भाई उनका जवाब सुन लें, फिर से बोले। एरे में 3 आइटम है तो वो तीनों प्रिंट करेगा, उसके बाद 6 टाइम अनडिफाइंड आएगा। सही है, ये कह रहे हैं कि भाई एरे में कितने आइटम्स हैं, 3, तो वो कह रहे हैं वो 3 तक तो यानी कि 3 आइटम्स यानी कि 0 1 2 तक तो वो चलेगा और वो उनके आइटम्स को प्रिंट करेगा। उसके बाद जो रिमेनिंग जितनी आइटरेशंस है उसमें क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड। उसने क्या किया, अनडिफाइंड प्रिंट किया। ये हमने एग्जैक्ट केस लास्ट क्लास में किया है। जब मैं फॉर लूप लगाने लगा था एरे के अंदर तो मैंने पहला काम यही किया था कि मैंने i इज लेस देन 10 किया था और एक लूप बनाया, वो एक एरे बनाया था जिसके अंदर आई थिंक 5-6 आइटम्स थे और मैंने उसको चला दिया था। जब मैंने उसको चलाया तो नीचे जितने आइटम्स थे तब तक वो प्रिंट हुए और नीचे अनडिफाइंड दिया। उसकी वजह क्या है कि देखिए आप लोग ना इसकी लॉजिक को सही से नहीं समझ रहे हो। जिस तरीके से कंप्यूटर एग्जीक्यूशन कर रहा है ना उसको फॉलो करो कि वो कर क्या रहा है। कंप्यूटर क्या कर रहा है, आपको लूप का कॉन्सेप्ट पता है कि वो सबसे पहले आई में क्या आता है, उसके बाद आई में क्या आता है, उसके बाद 2। तो आपके पास एरे कौन सी है, जब इस एरे के बॉक्स में मैं 0 लिखता हूं तो मुझे क्या रिटर्न करता है, आइटम नंबर 1।
या इंडेक्स नंबर 0। इंडेक्स नंबर 0 पे इंडेक्स नंबर 0 रिटर्न किया। फिर जब मैं 1 करता हूं तो इंडेक्स नंबर 1 पे जो डेटा है वो रिटर्न किया। जब मैं 2 करता हूं तो इंडेक्स नंबर 2 पे जो डेटा है वो रिटर्न किया मैं इसने। और जब मैं 3 लिखूंगा तो वो क्या कहेगा, क्योंकि 3 आइटम पे कोई है ही नहीं, रिपीट कैसे कर लेगा वो। समझ आ रही है बात? अगर आप ये करते cities डॉट पुश क्यों यूज होता है, क्या करने के लिए? सही है। मैं यहाँ पे KHI कर लेता हूँ पुश। अब मैं यही वाला कमांड दोबारा चलाता हूँ जो कि मेरे पास पहले थी। कौन सी? 3 वाली। तो अब उसने क्या प्रिंट किया, KHI। उसकी वजह क्या है कि अब आइटम वो इंडेक्स नंबर 3 पे कोई ना कोई डेटा आ गया, लेकिन दोबारा से जब वो 4 पे आएगा तो वो क्या रिटर्न करेगा? आपको वो पैटर्न फॉलो करना चाहिए जो कि उसका लूप का और एरे का डिफॉल्ट बिहेवियर है। आप खुद से तुक्का ना मारेंगे, ये होगा वो होगा ये होगा। आप देखेंगे कोड कह क्या रहा है, कोड को पढ़ें, शुरू से आखिर तक पढ़ेंगे कोड कह क्या रहा है। लूप सिंपल, मैंने बार बार समझाया है कि हर आइटरेशन में आई की वैल्यू बदलता है और जो उसकी बॉडी है वो सारा का सारा कोड दोबारा चलता है एज इट इज। सिर्फ क्या चीज तब्दीली होती है, आई की वैल्यू। हर आइटरेशन में आई की वैल्यू वो बदलता है। पहले आइटरेशन में 0, दूसरे आइटरेशन में 1। वो डिपेंड करता है उसके इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे, इस पे। आपको क्या लगता है मैं इसको 2 करूं तो क्या करेगा? क्या ये चीज हमने देखी थी? वो क्या कर रहा है? हमारा PC अटक गया। हाँ, इनफाइनाइट लूप चल गया, वो हैंग हो गया। अबे यार, इसको हमने i+2 किया था, ये पहले क्या था, अब क्या है? उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ i बताओ कि i में क्या आ रहा है। ये क्या हो रहा है? किसी को समझ आ रहा है ये? तो फिर ये इनफाइनाइट लूप क्यों बन रहा है? वैसे ये बेकार कंप्यूटर है, हो जाए। किसी को समझ आ रहा है कि भाई ये क्यों हो रहा है? आपका PC तबाह हो चुका है। देखिए CPU कंजप्शन कितनी चल रही है, 99%। क्योंकि यकीनन जो क्रोम है वो एंड नहीं हुआ है, तो अब क्रोम एंड हुआ तो उसकी कंजप्शन पीछे आ गई। अब इसको चल जाना चाहिए और इज्जत से चल गया, लेकिन हम फिर वही चलाएंगे, हमारा दिल कर रहा है।
अब इसको हम करते हैं +2, इसको अब हम कर लेते हैं =, और इधर दोबारा से हम क्या करते हैं आए, पहले भी इसी ने हैंग किया था, सही है, दोबारा ट्राई करें। तो फिर से इनफाइनाइट लूप चल गया क्या? हाँ, ये इनफाइनाइट लूप क्यों दे रहा है? क्या? यहाँ पे देखें, वो यहाँ पे प्रिंट क्या कर रहा है? 0। तो उसका क्या मतलब है? बिल्कुल सही। तो उसका क्या मतलब है? इसकी रैम देखें कैसे बढ़ा रही हो, वो सिर्फ एक लूप है वो, और जरा देखें वो रैम कैसे खा रहा है इसकी, हर सेकंड में उसकी एक रैम बढ़ रही है। हालांकि सिर्फ आपने सिंपल एक लूप बनाया है, तभी मैं कहता हूँ लूप बड़ा खतरनाक होता है। अभी ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आपने एक चीज नोट नहीं की शायद, वो ये थी कि i+2 जब मैंने किया तो पोस्ट इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, लेकिन उसको मैंने लिख के दिखाया था कि उसको लिखते कैसे हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट का मैंने वो फॉर्मूला बताया था कि ये इसका बेसिकली मकसद क्या होता है। हमने कहा था कि यहाँ आप लिखें i++, यहाँ आप लिखें i इज इक्वल्स टू i+2। ये किसका, ये पूरा डेफिनेशन किसकी है? i++ की। तो जहां पे आप वहां पे दे रहे थे i++, लेकिन उधर हटा के मैंने क्या दे दिया था? सिर्फ i+2। तो i+2 कर रहा था, लेकिन वो i में सेव नहीं कर रहा था, i को इसके इक्वल कर ही नहीं रहा था। तो i की इनिशियलाइजेशन किस पे हुई? 0 पे। वार i इज इक्वल टू 0 किया था, तो वो 0 बढ़ ही नहीं रहा था। तो हर लूप में वो उसको i में क्या मिल रहा था? 0 0 0 0। तो वो रिपीट करते 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 वो घूमे जा रहा था, क्योंकि कंडीशन कभी ब्रेक ही नहीं होगी, क्योंकि i की वैल्यू कभी बढ़ेगी ही नहीं। ये बात समझ आ रही है? इसको अब घर पे आप जाएं और इसको आप ट्राई करें कि क्या इसका सोल्यूशन यही है। मैंने अभी क्या बोला? मैंने बोला कि भाई i++ जब आप लिखते हो, जब आप i++ कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है i इज इक्वल्स टू i+2। लेकिन अभी मैंने उस कंडीशन में क्या लिखा था? i+2। क्या मिसिंग था? i इक्वल्स टू i+2। तो i इक्वल्स टू लिखना चाहिए था, ताकि उसको पता तो चले कि उसको क्या अपडेट करना है। इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा। इसके दो मेथड्स हो सकते हैं, या तो आप लूप के नीचे आखिर में लिख दें कि i इज इक्वल्स टू i+2, आप ऊपर दें ही ना। इसको आप ट्राई करें, इसके साथ आप खुद खेलें कि आपको समझ आएगी क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं। पहली चीज क्या है कि आप जहां पे i++ दे रहे थे ना, वहां पे आप लिखें i इज इक्वल्स टू i+2। बात समझ आई? और एक आप बॉडी में लिखें, जहां पे आपने अपना पूरा बॉडी लिखी ना लूप की, उसके आखिर में लिख दें i इज इक्वल्स टू i+2, और ऊपर ये चीज ना लिखें। और दोनों में ट्राई करेंगे क्या दोनों में ये कंडीशन चलती है, मतलब वो सही तरीके से वो अपना लूप चला देता है। इसको जरा आप ट्राई कीजिएगा। और दूसरा आप ये भी देखिएगा कि क्या i+2 ही सिर्फ एक वायद कंडीशन है कि i+3, i+-2, उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करें, i×2, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो इसको जरा आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको क्या फाइंड आउट हुआ। क्योंकि अगर आप ये चेक नहीं करेंगे तो फिर आप आने वाले कुछ दिनों में दोबारा फंस जाएंगे। खैर, इस पे हम वापस आते हैं। तो इसका हमने डेटा निकाल लिया, लेकिन किसका? सिर्फ हमने ये डेटा निकाला, और वो भी हमने आधा अधूरा काम किया। हमने क्या किया था? लाजमी सी बात है, सिटीज इसमें नहीं आया, ये नया नया खोला है मैंने, अब इसमें सिटीज आ गया।
लेकिन ये 7 बार क्या आया, अनडिफाइंड। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मैं चाहता हूं ये लूप सिर्फ तब तक चले जब तक इस एरे में आइटम्स हैं। ये चीज याद है? इसको हमने कैसे रोका था? कहां पे? सिटीज डॉट लेकिन एक अनडिफाइंड आ रहा है। किस रेंज 3 और ये चल रहा 0 से काउंट हो रहा वो 2 तक जा रहा है, रेंज आगे से बता रहा हूं कि 0 से शुरू हो रहा है ना, आई तो 0 से शुरू हो रहा है। अच्छा, वैसे आपको तंग कर रहा था ये अनडिफाइंड कंसोल लॉग की वजह से। नहीं, मैं देख रहा था ना कि अभी मैं देख रहा था अप्रोच क्या है ना, मेन चीज़ है अप्रोच क्या है। आपको अपनी अप्रोच, अपनी जो आपका प्रोसेस है, लॉजिक है, उस पर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस हद तक कि मैं आगे बोलूँ ना कि नहीं ये ऐसे फॉर लूप थोड़ी चलता है, आप बोले सर लॉजिक है, लॉजिक तो गलत नहीं हो सकती, क्योंकि मैथमेटिक्स की यही क्वालिटी है कि जब मैथमेटिक्स के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना और आगे टीचर हमें बोलेगा ये गलत है, तो हम बोलते थे हो ही नहीं सकता, 2 + 2 4 ही होता है, 2 + 2 5 कभी नहीं होगा। आपको सिर्फ लॉजिक कंफर्म होनी चाहिए, और दूसरा अपनी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो अर्थमेटिक आप कह रहे हैं बेसिकली, वो आपको पक्का होना चाहिए, कैलकुलेटर से आप तरीके से करें, फिर आप टीचर से भी लड़ जाएं, बोलेंगे नहीं ये वैसे होगा ही नहीं। सही है, तो कॉन्फिडेंस जो आता है वो आता है आपको लॉजिक से। अगर आपकी लॉजिक प्रॉपर है तो ये कोई मेथड आपको नहीं आते, मसले नहीं करते। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब आप एक कंपनी में जाते हैं, कोई बैक एंड डेवलपर बनते हैं या फ्रंट एंड डेवलपर ही बनते हैं, तो आपको जो बेसिकली चीज़ देखी जाती है वो क्या है? लॉजिक। यहाँ पे हज़ारों लोग बैठे हुए हैं जो फ्रंट एंड का पढ़ के, HTML CSS बूटस्ट्रैप पढ़ के मार्केट में अवेलेबल है, सही है। लेकिन मेन चीज़ जो एक बंदे को और दूसरे बंदे को अलग करती है वो है उसकी लॉजिक्स। अगर एक बंदे की लॉजिक्स अच्छी है ना, वो आप एक कंपनी में बहुत जल्दी आगे बढ़ता है, सही है, क्योंकि उसकी लॉजिक कंफर्म है, तो उसके पास अपने काम पर कॉन्फिडेंस है, तो वो अपना क्विकली डिसीजन लेता है। उसको बोला जाता है यार ये ऐसे बना दो। अभी मेरे कुछ असिस्टेंट है, वो छोटी छोटी सी बात पे मुझे मैसेज करते हैं, सर ये स्क्रीनशॉट भेजते हैं, सर ये इशू आ रहा है इसमें क्या करें, या सर ये कर दें। अरे भाई जब दिमाग में एक चीज़ आ रही है तो कर दो ना। अब वो क्यों पूछते हैं? क्योंकि ना उनको डाउट है अपनी लॉजिक पे, वो डर रहे होते हैं कि ऐसा ना हो कि वो कोड फट जाए और पीछे से वो बॉस कोई देख ले, वो बोले पता नहीं क्या कर दिया इसने, समझ रहे हो? तो वो मेरे पास क्यों आते हैं? वो कहते हैं कि भाई वो उनको अपनी लॉजिक पे इतना भरोसा नहीं है, वो कहते हैं कि ये लॉजिक बताए तो ये बताए, क्योंकि आगे फिर जिम्मेदारी किसकी बन जाएगी? मेरी। लेकिन अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे, बोलोगे कि भाई मैं अपनी लॉजिक पे भरोसा नहीं करूंगा, तो आप गिरोगे। और इस तरह की चीज़ें तभी आपको समझ आएंगी जब आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे। अब ये कॉन्सोल लॉग वाला मैंने बहुत पहले बताया है कि जब आप कॉन्सोल लॉग लिखते हैं तो कॉन्सोल तो एक अपना काम करता है, ऊपर से नीचे आउटपुट में कॉन्सोल में वो अनडिफाइंड दिखाता है, जो कि उसका नेचुरल आउटपुट होता है। और ये वाला जो चीज़ है वो मैंने आपको फंक्शंस में पढ़ाई थी। जब आप फंक्शन बनाते हैं ABC, तो जब आप इसमें कोई चीज़ रिटर्न करते हैं, तो जब आप ABC चलाएंगे तो ये जो रिटर्न होता है ये यहाँ पे आपके पास मिलता है। लेकिन जब आप फंक्शन बना रहे हैं तो भी वो आउटपुट में क्या दिखा रहे हैं? क्योंकि ये बेसिकली अनडिफाइंड इसका है, फंक्शन क्रिएशन का, क्योंकि फंक्शन क्रिएट हुआ, सही है। ये कंसोल के कुछ छोटे मोटे कीड़े हैं। किसी को ये याद है ये फॉल्स क्यों हुआ था? दोनों के एड्रेसेस अलग हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है आपका किस टाइप का डेटा टाइप है? रेफरेंस डेटा टाइप है, वो बेसिक या नेटिव डेटा टाइप नहीं है। लेकिन अगर आप 2 = 2 करेंगे तो ट्रू दिखाएगा, हालांकि आप ये भी करेंगे तो वो ट्रू दिखाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? बेसिक या नेटिव डेटा टाइप्स हैं, सही है। जिसको समझ आया ठीक है, नहीं समझ आया तो आपकी मर्जी। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पता है कि भाई हम लोगों ने इसकी जगह पे क्या लिखना था,
सिटीज डॉट लेंथ। ठीक है, तो मेरी तीन बार इसने एरे को प्रिंट किया, वेल डन, बेहतरीन हो गया। लेकिन अभी भी एक इसमें मसला है। वो मसला क्या है कि मैं कह रहा हूं कि हर आइटम पे ये क्या प्रिंट कर रहा है, एरे। तो मुझे ये सारे एरे के जो आइटम्स है मुझे इनको लाइन बाय लाइन प्रिंट करवाना है, मुझे पूरी एरे नहीं चाहिए। अब आप खुद लॉजिकली देखें कि पहली एरे को ब्रेक करने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया है, लूप। तो दूसरी एरे को ब्रेक करने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, लूप। ये बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि ये जो पहला लूप था इसके अंदर मैं क्या बनाऊंगा, एक और लूप बनेगा। ये लूप का सिंटैक्स, ये बार, अब आई की जगह क्या इस्तेमाल करूंगा, k इज इक्वल्स टू 0, k इज लेस देन 10, k प्लस प्लस। ये हमने सिंटैक्स कंप्लीट कर दिया। लेकिन आपको पता है कि यहां पे क्या आएगा, क्या आएगा, सिटीज डॉट सर आई को उसको क्या है कि जब हम प्रिंट करवाने के लिए इंडेक्स में से दूसरी आइटम को एक एरे का दूसरी आइटम प्रिंट करवाएंगे, फिर हम उसकी मतलब को देखेंगे इंडेक्स नंबर लगाएंगे आई को। सर ये हम जब आई जब लगाएंगे जब हमको एक एरे के अंदर एक एरे उसके अंदर फिर दूसरा उसका आइटम है वो भी एरे, फिर उसके अंदर जो आइटम है वो प्रिंट करवाना होगा तो फिर हम आई नहीं। अभी आप किस पोजीशन पे हैं, फॉर लूप पे आप लिख क्या रहे हैं, के इज, आप कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं कि ये लूप ब्रेक कब करेगा। तो ये लूप कब ब्रेक करना चाहिए, कौन से एरे की लेंथ, जो नेस्टेड एरे यानी कि जो मेन एरे है उसके अंदर जो एरे है उसकी लेंथ। तो वो एरे मुझे यहाँ पे कैसे मिलेगी, सही है, आई डॉट। ये कितनों को ये बात समझ आई, किसको ये बात समझ नहीं आई, नहीं मसला नहीं है, बता दो। देखो डॉट लेंथ क्या करता है, डॉट लेंथ क्या करता है, लेंथ बताता है, सही है। तो सिटीज डॉट लेंथ किया तो मुझे किसकी लेंथ मिलेगी, जो सिटीज के अंदर एरे है। अब ये लूप जब चलेगा ना तो पहले एरे यानी कि पहले लूप में जब वो पहली दफा चलेगा तो आई के अंदर कौन सी वैल्यू है, 0। सिटीज में जब यहां मैं 0 पास करूंगा तो मुझे क्या वो आउटपुट दे रहा था, ये हमने जब पहले जैसी क्लास शुरू हुई थी तो मैंने ये काम किया था। तो क्या रिटर्न कर रहा है, एक एरे यानी कि वो पहली एरे, सही है। तो इसका मतलब है मुझे इसकी लेंथ चाहिए, तो मैं कह रहा हूं सिटीज 0 डॉट, तो मुझे क्या बता रहा है, ये किसकी लेंथ है, सिटीज के अंदर जो इंडेक्स नंबर 0 पे जो एरे है उसकी लेंथ है। बात समझ आई? इसी तरीके से जैसे जैसे ये लूप आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये चीज चेंज होगी, यानी आइटम नंबर 0 पे आइटम नंबर 0 वाली एरे की लेंथ, आइटम नंबर 1 पे आइटम नंबर 1 वाली एरे की लेंथ, और आइटम नंबर 2 पे आइटम नंबर 2 वाली एरे की लेंथ। अब मुझे लेंथ मिल गई, अब मुझे पता है ये लूप अपने इज्जत से अपनी अपनी जगह पे क्रैश करेगा यानी कि ब्रेक करेगा। अब मुझे इसकी वैल्यू को कौन-सा लॉग कराना है, अब थोड़ा ट्रिकी काम है। तो पहले तो मैं कौन-सा लॉग करा लूंगा, उसके बाद मैं सिटीज लिखूंगा क्योंकि मेरी एरे का नाम है। अब मुझे पता है यहां पे क्या लिखूंगा, आई, यानी कि मैं बोलूंगा पहले मेन एरे में जाओ आई। अब क्या करूंगा, ये के कहां से आया, ये चाइल्ड से आया, जो कि ये चाइल्ड लूप है या नेस्टेड लूप है, ये के वहां से आ रहा है। पहली आइटरेशन में आई की वैल्यू क्या है और पहली आइटरेशन में के की वैल्यू क्या है, तो सिटीज 0 0, इसका क्या मतलब है,
यानी कि सिटीज के इंडेक्स नंबर 1 पे जो एरे है उस एरे का आइटम नंबर 1। ये बात समझ आई? सही है। जिनको समझ में नहीं आई एक दफा वो अपने हाथ से ये चेकआउट कर ले। एक एरे बना है, उस एरे के हर आइटम पे कोई ना कोई एरे दें और उस एरे का एक आइटम निकाल के दिखा दें बस, तो आपको ये लूप समझ आ जाएगा। क्योंकि अभी आप लोगों को ये नहीं पता कि एक एरे है, उस एरे के अंदर एक और एरे है, तो उस अंदर वाली एरे में एक आइटम है, वो मुझे चाहिए, तो मैं कैसे निकाल के लाऊं? आप लोगों को वो चीज क्लियर नहीं है तो ये चीज कभी भी समझ में नहीं आएगी। अगर मैं अब इधर एंटर मार रहा हूं तो वो क्या कर रहा है, सारे के सारे आइटम्स को लिस्ट डाउन कर रहा है। और अगेन ये क्यों आया, ऐसा लो क्यों? सही है, क्लियर है? तो ये आपका नेस्टेड लूप, नेस्टेड एरे दोनों एक साथ हुए। एरे मेथड्स क्या थे? एरे मेथड्स क्या थे? मतलब थे क्या, क्या काम थे? वैसे एरे मेथड्स जो हैं, एरे मेथड्स में जब हम शुरू किया था तो हमने बताया था एरे मेथड्स कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो जावास्क्रिप्ट आपको देता है एरेज के साथ खेलने के लिए। सही है। अब वो डेटा में चेंजिंग हो सकती है, डेटा में कोई डिलीट करना हो सकता है, डेटा में कुछ ऐड करना हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वो फंक्शंस है जो कौन दे रहा है आपको? जावास्क्रिप्ट एरेज के साथ प्ले करने के लिए। अब जैसे हमने स्टार्ट किया तो पहला हमने एरे मेथड क्या पढ़ा था? लेंथ पढ़ा था, डॉट लेंथ। वो क्या रिटर्न करता है? एरे की लेंथ। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? पुश। पुश क्या करता था? लास्ट आइटम ऐड करता था। पॉप क्या करता था? लास्ट आइटम रिमूव करता था। उसके बाद हमने शिफ्ट पढ़ा था। शिफ्ट क्या करता था? हटाता था या वो ऐड करता था। और अनशिफ्ट पहला आइटम ऐड करता था। तो ये चार हमने एरे मेथड्स पहले पढ़े थे। अब हम लोग एक सिंपल सी एरे बनाते हैं, बल्कि हम इसका नाम देते हैं फ्रूट्स। पहले देते हैं ग्रेप्स, उसके बाद देते हैं मैंगो, उसके बाद देते हैं गुआवा, उसके बाद देते हैं हम बेरीज, और काफ़ी है। हमने एक फ्रूट्स नाम की एक एरे बनाई और उसके अंदर हमने कुछ फ्रूट्स डाल दिए। अब हमें पता है कि फ्रूट्स डॉट लेंथ से मुझे ये पता चल जाएगा कि इसकी लेंथ क्या है। फ्रूट्स डॉट लेंथ, ठीक है। अब एक और एरे मेथड है जिसको हम क्या कहते हैं? स्प्लाइस। स्प्लाइस एक बहुत जबरदस्त एरे मेथड है, सही है, जो कि आगे आपको रिएक्ट में भी काम आएगा और ये नॉर्मली थोड़ा बहुत यूज होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये खास बात पता लगी है कि स्प्लाइस पहली बात है क्या चीज़ है? फंक्शन है। आपको पता चल जाना चाहिए था जब मैंने स्प्लाइस के आगे क्या लगा दिया, पैरेंथेसिस में लगा दिया। अब ये कुछ ना कुछ पैरामीटर्स रिसीव करता है। पैरामीटर्स क्या होते हैं? वो डेटा जो हम फंक्शन को देते हैं एज अ इनपुट। फंक्शन के तीन पार्ट्स हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट वो थे जो हम इसके पैरेंथेसिस में कॉल करवाते वक्त पास करते हैं, वो था इनपुट। प्रोसेसिंग, जो फंक्शन बॉडी में जो चीज़ लिखी हुई होती है वो क्या होती है? प्रोसेसिंग। आउटपुट, जो रिटर्न करता है फंक्शन, यानी कि जब रिटर्न के आगे जो चीज़ हम लिखते हैं वो क्या होता है? आउटपुट। तो हम इधर इसको पैरामीटर दे रहे हैं, यानी कि डेटा इनपुट दे रहे हैं। तो पहले में वो क्या मांग रहे हैं? स्टार्ट। दूसरे में वो क्या मांग रहे हैं? रीड काउंट। यानी कि वो दो नंबर्स आपसे रिसीव करेगा। पहला नंबर वो पूछ रहा है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, दूसरा नंबर आपसे क्या पूछ रहा है? वो डिलीट कहाँ पे करूँ या कितने करूँ। डिलीट काउंट कितने करूँ ज्यादा बेटर है। तो टोटल हमारे पास कितने आइटम्स हैं? 4। अब मैं करता हूं 1। पहले हमने एरेस को थोड़ा देख लेते हैं, सही है। मैं कहता हूं फ्रूट्स 1 कौन है? मैंगो। मैं कहता हूं यार फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस, मैं कहता हूं भाई 1 पे जाओ और एक ही आइटम
डिलीट करो। ये बात समझ आ रही है? इसको मैं कह रहा हूँ एंटर, तो उसने मुझे क्या रिटर्न किया? मेरे को याद है मैंने एक चीज कही थी कि एक सिंपल सा एक थंब रूल है कि भाई जब कोई चीज आप डिलीट करते हो तो वो चीज वो पूरा लफ्ज नीचे लिख के आउटपुट देता है, और जब आप कोई चीज एडिशन करते हो तो बेसिकली उसका इंडेक्स नंबर आउटपुट करता है। ये जावास्क्रिप्ट का एक थोड़ा सा छोटा सा थंब रूल है। तो इसने क्या किया, ये 1 पे गया तो 1 पे उसको क्या मिला? मैंगो। हमने उसको बोला ये एक ही आइटम डिलीट करो, तो उसने किसको डिलीट कर दिया? इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ऐसा हुआ। तो हमारी एरे में से आपका जो मैंगो है वो गायब हो चुका है। तो इसका मतलब है कि हम किसी भी इस पूरी एरे में किसी भी आइटम को कहीं डिलीट कर सकते हैं अगर हमें उसका इंडेक्स नंबर पता हो। बात समझ आ रही है? अब ये पॉप से कैसे डिफरेंट है? पॉप से पॉप, बिल्कुल पॉप और शिफ्ट। पॉप क्या करता था? लास्ट वाला डिलीट करता था। शिफ्ट क्या करता था? फर्स्ट वाला डिलीट करता था। अब इसमें सिर्फ हम फर्स्ट और लास्ट इसको डिलीट कर सकते हैं। अब इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप ये एक फूट पटांग हरकत है कि वो आपको इंटरव्यू में कहा जाता है कि स्प्लाइस यूज किए बगैर मुझे आइटम नंबर 3 जो है उसको डिलीट करके देगा। इंटरव्यू में ना ऐसे आपको तंग करता है कि स्प्लाइस यूज ना करो और उसमें से ये मैंगो डिलीट करो। अब वो आपको बोलेगा अब बताओ कैसे करोगे? लेंथ से माइनस करेंगे इसको इंडेक्स नंबर पता हो तो वो लेंथ से माइनस करेंगे उसको हम चला सकते हैं। क्या आपके कहने का क्या मतलब है कि हम पहले जाते हैं जहाँ पे हमने बनाई थी मैंगो, अब सर माइनस 2 करेंगे तो मैंगो डिलीट होगा। वो आपने पहले बताया था सर, लेंथ में से माइनस नहीं कर सकते। वो भी चले लास्ट सर। माइनस फैक्टर मेथड के डिलीट कर डिलीट क्या इंडेक्स नहीं चलिए, वो तो बहुत बेसिकली करना है। क्या आपको बताने के चाह रहे हैं कि आपको इन नॉर्मल वाले मेथड यूज नहीं करने जो जावास्क्रिप्ट में बनाते नहीं है। वो आपसे बोलता है कि आपकी अप्रोच क्या होगी। अगर आपको कहा जाता है कि स्प्लाइस का फंक्शन बना, आपके पास एक काम आया है कि किसका फंक्शन बनाना है? स्प्लाइस का। वैसे तो जावास्क्रिप्ट में दिया हुआ है लेकिन वो कहता है कि भाई तुम मुझे बना के दिखाओ, ठीक है? तो इसका सिंपली एक तो तरीका ये हो सकता था कि आप नॉर्मली क्या करते थे, एक फेमस है कि आप जिसको आपको डिलीट कराना होता है ना उसको आप लास्ट में ले आते हो। अब लास्ट में आप कैसे लाते हो? आपको पता है कि इसकी लेंथ डॉट लेंथ से निकल आएगी, आपको लास्ट वाला एलिमेंट पता है, तो अब लास्ट वाले एलिमेंट से के आगे +1 करके जो भी आपका इंडेक्स नंबर बन रहा है आप उसको वहाँ पे पुश करा दो, सही है, और उसको वहाँ से डिलीट करा दो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, आपको लूप चलाना पड़ता है पहले से। क्यों? क्योंकि मैंगो जाएगा तो गुआवा मैंगो की जगह, बेरीज गुआवा की जगह, फिर ये लास्ट में आएगा, सही है। उसके बाद आप इसमें पॉप का फंक्शन चलाते हैं और ये जाएगा। अब जिसको समझ आया वो ठीक है, इंटरव्यू में इसके लिए जवाब दे दीजिएगा, जिनको ना समझ आया वो बाद में पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये एक तरह से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, इस तरीके से काम होता है। अब एक और चीज होती है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। ये नाम सुने कभी? इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। आपने इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव यहां पे बेसिकली देखा हुआ है। जब आप कहते हैं फॉर, ये तो मुझे रट गया है, एक बात मुझे बताएं कि ये 10 इसमें यूज होगा? ये 10 यूज होगा? क्यों? क्योंकि 0 से चल के कहां में खत्म होगा? 9 में। तो अगर आप एक नंबर लिख रहे हैं, एक नंबर आप लिख रहे हैं और वो नंबर यूज नहीं होगा लेकिन उसका जरूरी है वहां रहना, इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव। क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव। और इसी को ही जरा मैं थोड़ा सा पलट दूं और यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? अब ये 10 यहाँ पर अभी भी है लेकिन अब ये यूज होगा, इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव। कोई नंबर एक जगह पर हो और उसका इस्तेमाल भी हो तो उसको हम कहते हैं इंक्लूसिव। अगर एक नंबर एक जगह पर हो लेकिन उसका इस्तेमाल ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव। लेकिन उसका वहां पे होना लाजमी है। उसकी वजह क्या है कि जब ये ऐसे लिखा हुआ है, अब मैं 10 नहीं लिखूंगा तो ये 9 पे नहीं रुकेगा। ये बात तो आप समझ रहे हैं ना? वरना 10 लिखा होगा तो अब 9 पे रुकेगा,
तो ये इसका होना लाजमी है, लेकिन ये बेचारा इस्तेमाल नहीं होगा। इसको हम कहेंगे एक्सक्लूसिव। एक्स, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि ई एक्स से आता है एग्जिट, सही है, तो ये एग्जिट हो जाता है, इससे पहले वाला नंबर काम आता है बस। इंक्लूसिव में इंक्लूड करना, इंक्लूड करने का मतलब होता है किसी चीज को शामिल करना। तो ये अगर ये यूज हो रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे, इंक्लूसिव। तो ये हो जाता है इंक्लूसिव और ये हो जाता है एक्सक्लूसिव। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जावास्क्रिप्ट में चीजें आएंगी जिसमें ये वाला कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का। अब जरा स्प्लाइस के साथ थोड़ा सा और खेलते हैं। आपके पास ये दोबारा से है, हमने पहले स्प्लाइस में क्या वैल्यू दी थी, डॉट स्प्लाइस मैंने दी थी 1, कॉमा, और मैंने पहले क्या दिया था इधर कॉमा के बाद। अब चलो इसमें 2 देके देखते हैं क्या होता है। तो कितने गए। अब इसमें ना एक सिंपल सी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो 2 है ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव है। टू जो है वो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव है, ये इंक्लूसिव है। यार ये इसका ना थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड है। ये बेसिकली क्या करता है, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, इसका जब मैं कह रहा हूं 1 तो 0 1 वो 1 को डिलीट करने के लिए पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा के मैंने क्या लिखा था 2। तो बेसिकली वो करता क्या है कि वो इंडेक्स नंबर यहां से स्टार्ट करता है। आपने लिखा है 2 तो वो पहले 0, यानी अब उसके लिए 0 कौन है, क्योंकि आपने पहले क्या लिखा हुआ था 1, तो 0 अब वो यहाँ से शुरू कर रहा है। वो कह रहा है 0 ये गया, अब उसके बाद कह रहा है 1। पहले तो फिर हमने जब 1 किया था तो मैंगो किया था, तो जावा चलना चाहिए था। कौन सा वाला इधर में हमने किया था प्लीज, इसको दोबारा से देख। पहले आपने बताया पहला वाला पैरेंथेसिस में पहला वाला नंबर था, पहला वाला नंबर क्या था 1 था, तो 0 1 मैंगो पे आ गया, सही। उसके कॉमा के बाद मैंने क्या लिखा था 1, चल 2 से पहले मैंने 1 लिखा था, 1 ही लिखा था। तो लेकिन ये अभी इस वक्त मैं यहाँ पे पढ़ा, तो इंडेक्स नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इंडेक्स नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से होता है, 0 से। तो ये आया 0, सही है। उसके बाद क्या आया 1, तो यूजुअली दूसरा वाला नंबर होता है ये एक्सक्लूसिव नंबर होता है, तो ये 1 नहीं चलता। हमने क्या था 1 पर आके जावा होना चाहिए था। जब ये कॉमा कैसे आएगा, 0 पे यही 0 है ना, तो सॉरी 1 पे ये 0 हुआ ना, जावा होना चाहिए, तो वो क्या होता है कि वो बेसिकली एरे की जो इंडेक्स नंबर्स है ना, वो एक तरह से दोबारा से रीप्रिंट कर देता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से लेता है, जो आपने पहले वाला इंडेक्स नंबर लिखा हुआ स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरे वाला जो बेसिकली नंबर है बाय टेक्निकल डेफिनेशन वो एक्सक्लूसिव है, सही है। बाकियों को जो बात समझ में नहीं आ रही, 2 लिखोगे 2 उड़ेंगे, 1 लिखोगे 1 उड़ेगा, 3 लिखोगे 3 उड़ेंगे, सही है, सिंपल। जिनको ये लॉजिकल चीज है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपका कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि स्प्लाइस का जो आर्गुमेंट नंबर 2 है वो इंक्लूसिव है क्या एक्सक्लूसिव, तो उसका जवाब एक्सक्लूसिव है, सही है। तो ये खैर इसको छोड़ दे, अभी फिलहाल छोड़ दे। दूसरा जो है उसमें जो आप नंबर देंगे उतने आइटम्स को क्या करेगा, रीड करेगा। 1 लिखेंगे तो कितना आइटम रीड करेगा, 2 लिखेंगे कितना आइटम रीड करेगा, समझे। आसान है ना, ये याद रखो। देखो अगर आप 1 लिख रहे हो ना, तो वो आप ये वैल्यू है एक्सक्लूसिव, तो जो लास्ट वाला नंबर है वो काउंट नहीं होगा। इसका मतलब अगर 1 लिखा है ना तो 1 काउंट नहीं होगा, 0 काउंट होगा, तो 0 पर मैंगो ही आएगा, समझे। अब मैंने जब लिखा ना 2, तो 2 में 0 1 काउंट होगा, 2 काउंट नहीं होगा, तो 0 1 वाले डिलीट हुए, मैंगो और गुआवा वो 2 गए, सही है। तो बाय टेक्निकल डेफिनेशन ये एज एन एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव की जो मैंने डेफिनेशन बताई, जिसको समझ आई ठीक है, नहीं समझ आई तो बहुत आसान है कि भाई फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस, पहले आपको बताना है कि भाई कौन सी वैल्यू डिलीट करनी है। तो
आप बोल रहे हो फर्स्ट करो गुआवा, बदलते हैं थोड़ा। तो गुआवा कौन सा इंडेक्स नंबर पे? 0, 1 और 2 पे। तो आप वो लिखोगे 2। अब वो पूछेगा कि मैं 2 पे आ गया हूँ, अब वो बोलेगा कितनी वैल्यूज फीड करनी है। आप उसको बोलोगे 1 तो वो गुआवा उड़ा देगा। आप बोलोगे 2 तो गुआवा, और 3 लिखूंगा तो क्या होगा? क्या होगा ऐसे? गुआवा और फिर यकीनन उसके बाद से कुछ नहीं मिला तो नहीं गया। सही है। अच्छा, जब मैं सैलानी में पढ़ रहा था ना, तो हमारे पास तो ये भी आया था, जो आई थिंक टेस्ट में जो क्वेश्चन आए थे, बोला गया था अब मुझे जवाब बताओ ये क्या होगा। क्या क्या जाएगा? पहला और पहला छोड़ के राइट साइड जाएगा। क्या जाएगा? 0 और 3 क्यों नहीं है भाई? 0 और 3, 0 और 3 जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता, किसी भी सूरत में आपने -2 क्यों नहीं होती? इंडेक्स नंबर माइनस में होता है या क्या हो गया? माइनस का मतलब क्या होता है? इंडेक्स नंबर माइनस का क्या मतलब होता है? 2 और सर स्टार की 3 वैल्यूज है। स्टार की 3 वैल्यूज, स्टार की 3 वैल्यूज नहीं, मैं ये दोबारा से प्रिंट किया है, टेंशन नहीं लो, क्योंकि मैं पहले एरे लिखना चाह रहा था कि एरे आपको दिखे कि हो क्या रहा है। मैंने बोला था -2 और 3, कौन कौन गया? लास्ट की दो वैल्यू माइनस जब आप करते हो ना, माइनस इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है इधर से, माइनस लास्ट से शुरू होता है, बैकवर्ड जाता है, 0 उधर से आता है, इधर बैकवर्ड इधर से आता है। इसको आप खुद वेरीफाई करें। किसी ने ये हमने ये काम किया तो था जब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर पे वो इंडेक्स एरे इंडेक्स प्रिंट किया था, तो हमने सेम काम ही किया था। ये याद नहीं है आप लोगों को? इसको आप जरा देखिएगा ये कैसे आ रहा है। यहाँ पे तो अनडिफाइंड बता रहा है माइनस, गुड, ये मैंने करके दिखाया था कि माइनस कैसे होता है। आप पहले लास्ट इंडेक्स निकालते हो, सही है, लास्ट इंडेक्स निकालते हो कैसे? लेंथ से, लेंथ आ जाती है, उसमें से आप -2 करोगे तो उस एरे से फिर शुरू करता है और लास्ट में जाता है। इसका मतलब अगर टोटल आइटम 7 है और मैंने लिखा है कि -2, तो 7 - 2 5, तो मतलब वो 5 से शुरू करेगा। 5 यानी इंडेक्स नंबर 5 में जो है 6 और 7, ये इंडेक्स नंबर उठा के ले आएगा, -2 का यहाँ है, तो वो लास्ट से स्टार्ट करना है, बैकवर्ड आ रहा है। तो स्लाइस में मेरे पास जो सैलानी के टेस्ट में क्वेश्चंस आए थे बेसिकली वो नेगेटिव, सारे उन्होंने नेगेटिव दिए थे, सारे, एक भी पॉजिटिव नहीं दिया था। एक तो सवाल ये भी था, बोला आप बताओ, अच्छा 2014 में 2014, तो फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस, हाँ कर दिया था। मेरे HTML में 95 है, जावास्क्रिप्ट के 3 टेस्ट हुए थे, एक में 81 थे, एक में 89 थे, एक में 98 थे, सबसे हाईएस्ट। तो 3 ये जावास्क्रिप्ट के टेस्ट हुए थे। उसके बाद शुरू हो गया था एंगुलर, एंगुलर में मेरे थे 74 और 74 में टॉप 10 में था, तो एंगुलर मुश्किल था, तो उस वजह से वो 74 थे, लेकिन फिर भी टॉप 10। वेब डेवलपमेंट
पहले मैंने वेब डेवलपमेंट सीखी, उसके बाद मैंने क्लाउड डेवलपमेंट सीखी, क्लाउड डेवलपमेंट के बाद मैंने डेटाबेसेस ज़्यादा देखी, वो क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ाया था नॉन रिलेशनल, सिर्फ नॉन रिलेशनल डेटाबेस पढ़ाए थे, फिर मैंने रिलेशनल भी पढ़ लिया ताकि वो मैं चाहता था पूरे डेटाबेस का जो सिस्टम है ETL पाइपलाइन जिसे कहते हैं, वो ETL पाइपलाइन किसी को पता है? खैर, तो ETL एक पाइपलाइन होता है डेटाबेसेस का, वो मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने तो कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी, जैसे पाइथन थी, सही है, पाइथन को मैंने थोड़ा और मास्टर किया, फिर उसमें से पता लगा कि बैकएंड की भी अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सॉरी फ्रेमवर्क्स हैं, तो पाइथन के मैंने फ्रेमवर्क्स कुछ देखे, फिर उसके बाद हम AI में आ गए, फिर AI में काफ़ी काम किया फिर पता लगा AI भी बहुत बड़ी दुनिया है, उसके अंदर प्रेडिक्टिव एनालिसिस, रिग्रेसिव एनालिसिस, NLPs, नहीं हाँ बल्कि मोस्टली तो उसके बाद फाइनली हम लोग फ्रीलांसिंग में आ गए। फ्रीलांसिंग में आके मैं करता था असेंबली में, अच्छा आप लोगों को बताया था, तो मैंने आपको बताया ही है कि मैं प्रोजेक्ट उठा लेता था, भले मुझे पता होता था कि मुझे इसका 40% आता है, सही है, बस मैंने नाम सुना होता था ना फायरबेस। अब मुझे नहीं पता फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस कैसे काम करता है, क्या काम करता है, पर नाम सुना हुआ है, हाँ फायरबेस नाम की कोई चीज़ होती है, वो आगे क्लाइंट कहता है ये करना है ये करना है, मैंने कहा हाँ कर लेंगे, टेंशन नहीं हुई, सही। वो बोलता था पैसे कितने हैं, मेरे दिमाग में जो आता था मैं बोल देता था, फिर वो आगे से बोलता था नहीं इतने दूंगा, मैं कहा हाँ ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं पता होता था भाई कितनी मेहनत लगेगी क्या होगा, सही, लेकिन मुझे पता होता था कि मुझे पैसों की लालच होगी ना आखिरी में, तो मैं कुछ भी सीख जाऊंगा, सही है। फिर उसके बाद मैं ये करता था कि वो प्रोजेक्ट मिला, वो चीज़ सीखी, डिलीवर की, मैं उसको बोलता था बहुत मुश्किल काम है, 3 दिन लगेंगे, तो बोलता था अच्छा ठीक है। फिर वो 3 दिन में 2 दिन जो है वो वीडियो देखता रहता था यूट्यूब, वो 2 दिन में मैं सीखता था, तीसरे दिन में वो काम करता था, चौथे दिन में डिलीवर हो जाता था, तो उसके बाद पैसे भी मिलते थे, लेकिन एक स्किल भी आती थी। मैंने AWS पूरा ऐसे सीखा है, पूरा मैंने लिख दिया था क्लाउड डिप्लॉयमेंट इन हेरोकू, मैं हेरोकू सीख के गया था सेलानी से, सही, मुझे नहीं पता था AWS पे भी डिप्लॉयमेंट होती है, और AWS प्योरली लिनक्स था। तो मुझे क्लाइंट आया $20 का, उसने कहा $20 दूंगा AWS पे कर दो, मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। फिर उसके बाद मैंने उससे बोला कि AWS बहुत मुश्किल है, हेरोकू में कराओगे मैं 2 घंटे में कर दूंगा, उसने बोला नहीं मुझे AWS ही चाहिए, तो मैंने AWS बोला कि हाँ कर देंगे, मुझे आती है, हालांकि मुझे एक लफ्ज़ नहीं आता था, मैंने तो सही से सुना भी नहीं था, बस पता था Amazon वेब सर्विसेज कोई नाम की कोई चीज़ है और बहुत बड़ी बला है। तो फिर मैं दोबारा से वीडियोस देखने लग गया, हाउ टू डिप्लॉय अ Node.js वेबसाइट इन AWS। फिर पता लगा जी कि इसमें एक EC2 इंस्टेंस बनानी होती है, EC2 के अंदर जी लिनक्स होता है, लिनक्स के अंदर सारे पैकेज करने होते हैं, फिर उसके बाद राउट टेबल खोलना होता है। अब राउट टेबल में मुझे ये नहीं पता था कि पोर्ट 80 जो है वो प्रोटेक्टेड राउट होता है, और वो आप उसको कभी भी किसी एप्लीकेशन को पोर्ट 80 पे नहीं चला सकते। अब मुझे पता था मैं पोर्ट 80 पे नहीं चलाऊंगा तो वेबसाइट दिखेगी नहीं, ठीक है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, मैंने पता नहीं वो गूगल से देख के ना वो कमांड चला के पोर्ट 80 मैंने खोल दिया था, हालांकि पोर्ट 80 खुल नहीं सकता। पोर्ट 80 के ऊपर अगर आपको कोई ट्रैफिक राउट करना है तो आपको रिवर्स प्रॉक्सी लगाना पड़ता है, ये मुझे अभी पता चला, सही है। तो रिवर्स प्रॉक्सी Nginx जो है वो 1 साल पहले मुझे पता लगा, जब मैंने लिनक्स चलाना सीखा 1.5 साल पहले, मैं वो कर चुका था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि हुआ कैसे था। तो वो मैंने बस कमांड चला के तो मैंने देख लिया वेबसाइट आ गई। उसके बाद वो उसकी एंगुलर की वेबसाइट थी, सॉरी वो उसकी, तो वो एंगुलर की वेबसाइट जो होती है वो आप जिससे रिएक्ट पढ़ी होगी उनको पता होगा कि रिएक्ट को बिल्ड करना है, सही है रिएक्ट को बिल्ड करना होता है, अभी आप पढ़ोगे कुछ टाइम बाद, तो बिल्ड करने के बाद जो आपको प्रोडक्शन बनती है ना उसको आप डिप्लॉय करते हो, यानी कि उसको आप दुनिया के सामने रखते हो। मैंने उस बेचारे के लिए डेवलपमेंट सर्वर ही खोल दिया था, मैंने कहा यही देख लो, तो मैंने बड़े भंड मारे, शुरू में नहीं आता था, लेकिन वो $20 मिले, मैं खुश हुआ, मैंने कहा बेहतरीन हो गया। उसको पता नहीं चला, उसके लिए वो वेबसाइट चल रही थी, बेहतरीन था, उसने बोला आला हो गया। उसने बाद में डोमेन भी अटैच कर दी, सारा चला भी रहा है, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने कोई डिप्लॉय किया उसको यूज भी कर रहा है। तो वो इस तरीके से लेकिन मैं AWS में आ गया। फिर उसके बाद दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट जब मिलता गया मैं उसको और सीखता गया। फिर उसके बाद AWS का ही मुझे $100 का प्रोजेक्ट मिला। अब वो कोई इंडियन लड़की थी, US की थी, उसने बोला कि ये चीज़ तुमने मुझे सिखानी है, सही है, कोड डिप्लॉय नाम की सर्विस है AWS की। उसने बोला कि मुझे तुमने ये चीज़ सिखानी है। मैंने कहा बहुत मुश्किल है, तुम मुझे पहले अपना कोड दो कि मैं तुम्हें उसको डिप्लॉय कर दूं, उसके बाद ना मैं तुम्हें सारे स्टेप्स ना दोबारा से करवा दूंगा, सब कुछ रीड करके, ताकि तुम्हें पता चले। क्योंकि वो $100 दे इसलिए रही कि मैं तुम्हें $50 में करवा देती। मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। अब मसला ये था कि कोड डिप्लॉय मुझे खुद को नहीं आता था सही है, तो पैसे तो मुझे चाहिए था।
ऐसे कैसे देता? तो मैंने पहले उसका कोड उठा के कोड डिप्लॉय मैंने खुद सीखा उसी के कोड पे और उसी के ही AWS के अकाउंट पे, क्योंकि कोड डिप्लॉय जो था वो जस्ट पेड अकाउंट के लिए अवेलेबल था और मेरे पास इतने पैसे तो थे नहीं कि मैं अपना AWS अकाउंट खोलूं और रिस्क लूं। तो उससे मुझे लड़की ने बताया था कि उसके $100 कटे थे सारे प्रोसेस में AWS के। तो मैंने उसके $100 पे, एक तो $100 उसने मुझे भी दिए और वो $100 उसी के अकाउंट पे मैं कोड डिप्लॉय भी सीख गया। अब वो मेरी CV में लिखा हुआ है कि जी इसको कोड डिप्लॉय भी आता है। अब वो कैसे आता है ये थोड़ी भी पूछता है, सही है ना? वो एक स्किल आप ऐसे ही उठाते हो, ये थोड़ा रिस्क भी है, रिस्की भी है। कोई सुनता है ना वो बोलता है भाई तुम पागल हो कि ऐसे तुम अपनी प्रोफाइल पे इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, एक तुम्हें चीज नहीं आती और तुम बोल रहे हो मुझे आती है और तुम उसको उठा भी ले रहे हो। अब अगर कोई कंप्लेन कर देगा ना मैं आउट, तो आपको इसको हाईली इसको पसंद नहीं करता कि आपने काम आपको नहीं आता, नहीं मेरे को आता है, डायरेक्ट $1 सस्पेंड हो जाता है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र आज तक नहीं हुआ और इस चक्कर में हम फुल स्टैक डेवलपर भी बन गए, इस चक्कर में हम क्लाउड डेवलपर भी बन गए, क्लाउड डिप्लॉयमेंट एक्सपर्ट भी हैं, AI भी आती है। तो रिस्क ही थोड़ा होता है, लेकिन वही वाली बात है कि कॉन्फिडेंस आपको तब आता है जब आपको बेसिक्स की आपको पता हो, आपको पता है आपको बेसिक्स आती है, फिर आप आगे उठा लोगे। आपको लिनक्स आती है, आप क्लाउड डिप्लॉयमेंट सीख जाओगे, तो आप पहले बेसिक्स को पकड़ो। अब आपको एरेज नहीं आती ना, आप रिएक्ट नहीं कर पाओगे। सीरियस बता रहा हूं, ये इतनी सिंपल सी चीज है, लेकिन अगर आपको ये नहीं आती ना तो आप रिएक्ट की तरफ ना जाओ। अभी जो आपसे पहले वाला बैच है, बैच 2, आप जरा उसका हाल देखिएगा, रिएक्ट में क्या हाल है मेरा। उनकी वजह क्या है कि जब उनको ये जावास्क्रिप्ट में पढ़ा रहा था, मैं बोल बोल के थक गया, भाई इसकी प्रैक्टिस करो, इसकी प्रैक्टिस करो, इसकी प्रैक्टिस करो। अब जब वो रिएक्ट में आया, रिएक्ट में इतना बड़ा कोड, अब वो जाहिर सी बात है ये थोड़ी बताऊंगा इसमें स्प्लाइस करना है, इसमें ये करना है, इसमें लूप कैसे चलाना है एरे के ऊपर। अब उनको एरे के ऊपर लूप चलाना नहीं आ रहा। बात समझ रहे? बेसिक्स आपकी पक्की हो, एडवांस टॉपिक आप यूं उठा लोगे और YouTube की वीडियो भी देख के आप काम कर लोगे। फ्रीलांसर बनता ही वो है जो उसके अंदर थोड़ा बहुत ये खुराफात हो, इतना रिस्क आपको लेना पड़ता है। मैं अभी आपको रिएक्ट पढ़ा के चला जाऊंगा, क्या पता 6 महीने के बाद रिएक्ट खत्म हो जाए, कोई और लैंग्वेज आ जाए। अब आप क्या बोलोगे, घर पे बैठ जाओगे यार रिएक्ट तो मुझे आपने तो रिएक्ट आती थी। अब मैंने एंगुलर पढ़ा है, हाँ सबको बता रहा हूँ, मैंने एंगुलर से लाने से पढ़ा है, मैंने रिएक्ट कहीं से नहीं पढ़ी। रिएक्ट मैंने यूट्यूब से पढ़ी है, लेकिन इस वक्त कंपनी में मैं रिएक्ट डेवलपर के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो आपको बेसिक्स पक्की हो, आपका बाकी काम हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है, और मैं एंगुलर मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है, मैं बोलता हूँ भाई डॉक्यूमेंटेशन देख लो और वहीं से कोड सीखो और वहीं से ही कोड उठाओ। किसी की YouTube की वीडियो देखोगे, क्या पता उसकी YouTube की वीडियो डिलीट हो जाए, कोड अपडेट हो जाए, अब आप बैठे रहोगे यार चल क्यों नहीं रहा। इससे बेटर है जिसका लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो, जिसका काम इस्तेमाल कर रहे हो, उसके डायरेक्ट वेब पेज पे चले जाओ, उसके गिटहब पे प्रोफाइल पे चले जाओ, उसके डॉक्यूमेंटेशन में चले जाओ। अगर वो अपडेट भी करेगा तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन लाजमी अपडेट करेगा, तो आपके ब्रेक होने के चांसेस सबसे कम है। और इवन अगर फर्स्ट करो आपको 2 साल बाद याद आया, जैसे मैं 2014-15 में मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स किया, उसके बाद मैंने छोड़ के क्लाउड में आया, क्लाउड के बाद AI में आया, उसके बाद मैंने डिग्री कंप्लीट की। डिग्री कंप्लीशन के बाद जब मैं एक फील्ड वर्क में गया तो मुझे पता लगा ये वाली फील्ड तो मेरे से नहीं होगी। तो मैं फाइनली जब मैं वापस आया तो मुझे याद आया यार ये पढ़ा तो था कुछ ना कुछ फुल स्टैक का, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन से पता लगता है। तो आप अपनी बेसिक्स को पक्का करें। ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है अपने घर पे जाके, आप ब्राउजर तो सब चला रहे हैं ना, 15 मिनट के लिए उसका कंसोल खोलें और कंसोल में यही चीज टाइप करें और 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, नंबर्स बदलें और देखें रिजल्ट बदल कैसे रहा है, चेंजिंग कैसे आ रही है। अभी आप लोगों ने एक चीज अभी नोट नहीं की जो अभी आप लोगों को पूछनी चाहिए थी। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है किसका, फ्रूट्स का। जब मैंने फ्रूट्स के वेरिएबल पे डॉट कौन सा स्लाइस लगाया तो फ्रूट्स का वेरिएबल खुद ब खुद क्या हो गया, चेंज हुआ। यानी कि जो एरे फ्रूट्स के अंदर थी वो खुद ब खुद चेंज हो गई। इसका मतलब है स्प्लाइस जो है वो ओरिजिनल एरे को म्यूटेट करता है, उसको बदलता है। ये बात आपने नोट की, बात समझ आ रही है मैं बोल क्या रहा हूं। मैं कह रहा हूं आइटम नंबर 1 जो है, सॉरी इंडेक्स नंबर 1 जो है उस पे कितने आइटम डिलीट करो, 2। यानी कि कौन कौन डिलीट होगा, मैंगो और गुआवा, यानी मैंगो उसके बराबर वाला। मैंने एंटर मारा तो मैंगो और गुआवा डिलीट हो गए, हो गए।
अब फ्रूट्स के अंदर क्या बचा है? इसका मतलब है कि जो फ्रूट्स ओरिजिनल वेरिएबल था वो ही खुद ब खुद बदल गया। हालांकि प्रोग्रामिंग में ये चीज पसंद नहीं की जाती कि आप किसी भी ऑपरेशन के थ्रू ओरिजिनल वेरिएबल को आप चेंज करें। बात समझ आ रही है? खैर, इसको हम बाद में देखेंगे इसका और क्या इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, जो अभी मैंने बात की। खैर, इसके बाद हम लोग एक और एरे मेथड पढ़ते हैं, क्योंकि एरे मेथड्स ही हैं, एरे मेथड्स हैं। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट मेथड्स भी पढ़ोगे, ठीक है? तो लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी एरे मेथड्स हैं, क्योंकि दिमाग खराब वही करते हैं, बाकी के सबसे आसान है। हाँ, ये कम यूज होता है, पुश वगैरह कम यूज होता है। कौन सा? लूप्स, क्योंकि वहां पे मैप यूज होता है। अब इधर ध्यान दें आप, अभी मुझे इस एरे का एक एक आइटम मुझे प्रिंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये बात समझ आ रही है? जो बच्चे बात कर रहे हैं उनको भी समझ आ रही है? जो फ्रूट्स पे अगर मुझे हर आइटम मुझे प्रिंट कराना है तो उसमें मुझे क्या चलाना पड़ेगा? लूप। आप सबने देखा। लेकिन एक एरे मेथड है जो इस सारे काम को खत्म करता है, रिड्यूस करता है। उसको हम क्या कहते हैं? डॉट क्या करते हैं? फॉर ईच। अब डॉट फॉर ईच के आगे पैरेंथेसिस है, इसका मतलब ये क्या चीज है? फंक्शन है। ये फंक्शन आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? कॉल बैक फंक्शन। आपने एरो फंक्शन पढ़ा है? जिसने पढ़ा है वो एरो फंक्शन बना ले, जिसने नहीं पढ़ा वो सिंपल वाला फंक्शन बना ले। सिंपल वाला फंक्शन आपको पता है कैसे होता है? फंक्शन, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस। इस फंक्शन का नाम नहीं आया, वजह फंक्शन के पैरामीटर्स के अंदर फंक्शन है, तो इसको हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। और कॉल बैक फंक्शन का नाम नहीं होता, मैंने कहा था इसका एक और नाम होता है, क्या होता है? इनोनिमस फंक्शन। अगर आप डिक्शनरी में देखें तो इनोनिमस का मकसद वो है जिसका कोई नाम ना है। सही है? तो इनोनिमस फंक्शन ये कहलाता है। तो डॉट फॉर ईच में आपको एक पैरामीटर रिसीव होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आइटम। अब इसकी फंक्शन बॉडी में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं कि हर आइटरेशन पे चले। आप देख रहे हैं कि क्या हुआ कि हम जो पूरा लिखते थे ना, फॉर आई var i is equals to 0, i is less than array dot length i plus plus, फिर उसके बाद क्या खुलता था? कर्ली ब्रैकेट्स। ये होता था फॉर लूप में। अगर आप फॉर ईच इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर आप एक फंक्शन पास करते हैं, तो ये वाला जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये बिल्कुल वही जो आपके एरे के कर्ली ब्रेसेस हैं उसके बराबर है। बात समझ आ रही है? सिर्फ फर्क क्या आएगा? जब आप console डॉट लॉग करेंगे आइटम को, तो वो आपको क्या प्रिंट करके दे देगा? सारे आइटम। तो आपने देखा जो आप काम लूप से कर रहे थे वो इस फॉर ईच ने 2 लाइनों में कर दिया। सही, कोई कंडीशन नहीं बनानी पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस आपने थोड़ा सा इसको यूज किया। सर जैसे एरे के अंदर एक और एरे था ना सर, जैसे नेस्टेड लूप्स है, वो इससे कैसे होगा? वो इससे कैसे होगा? ये अच्छा सवाल है। इस पे आते हैं। बाकी सबने ये बात आपको समझ आ रही है? ये फंक्शन क्या कर रहा है? ये आइटम कहाँ से है? इसको पास कौन कर रहा है? ये आइटम जो है ये वैल्यू कौन दे रहा है इसको? अच्छा, इस फंक्शन को चला कौन रहा है? फॉर ईच। क्या हमने ये बना के खुद देखा था? इस तरह का कोई चीज हमने खुद बनाई थी? कॉल बैक फंक्शंस की एग्जांपल्स हमने नहीं की थी जब हम फंक्शंस पढ़ रहे थे यार। हमने एक फंक्शन बनाया था, उसका नाम मैंने दिया था मेन, और यहाँ पे क्या था? माई फंक। यहाँ पे मैंने लिखा था console डॉट लॉग, दिस इज मेन फंक। लेकिन इसके नीचे मैंने लिखा था माई फंक
और उसके आगे मैंने क्या लगा दिए थे, पैरेंथेसिस। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट करो मैंने दे दिया इसको क्या 5, तो मैंने ये चला दिया, ठीक है। उसके बाद अब मैं ये मेन का फंक्शन कॉल करता हूँ, लेकिन इस मेन के फंक्शन में मैं एक और फंक्शन पास करता हूँ। कौन सा फंक्शन है ये, एरो फंक्शन है। मुझे इस एरो फंक्शन में एक आइटम रिसीव होता है और ये आइटम मैं यहाँ पे क्या करा देता हूँ, console.log दिस इज कॉल बैक, सही है। और ये हो गया मेरा आइटम। अब जब मैं इसको चलाता हूँ तो मेरे पास 2 लाइनें प्रिंट होती हैं। पहली लाइन प्रिंट होती है मेन फंक्शन से, ठीक है, जो कह रही है दिस इज मेन फंक्शन। बहुत इजी काम है ये तो, क्योंकि कौन सा फंक्शन मैंने चलाया है, और मेन में पहली लाइन क्या थी, console.log दिस इज मेन फंक। लेकिन उसकी दूसरी लाइन पे क्या आ रहा है, दिस इज कॉल बैक 5, और ये दिस इज कॉल बैक 5 मैंने कहा लिखा है यहाँ पे, और ये 5 कहाँ से आया, ये आइटम, ये 5 आया इधर आइटम पे और ये console.log में प्रिंट किया, लेकिन ये 5 आया कहाँ से, 5 डाला था किस फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन में, जब चाइल्ड फंक्शन को कॉल किया था। बात समझ आ रही है? जिसको समझ में नहीं आई इस वीडियो को स्लो करके घर पे जाके देखिएगा कि मैंने क्या बोला है। अब जरा यही सेम काम मैंने ये करवाया था, जब मैं फंक्शन में चीज कर रहा था तो मैं आपको बोल रहा था कॉल बैक फंक्शंस आपको बहुत तंग करेंगे, इसको सही से पढ़ लीजिएगा। यही काम कहाँ पे हो रहा है, फॉर ईच में, बिल्कुल वही काम है। लेकिन ये अब आइटम, पहले वो 5 मैंने खुद पास किया था मेन के अंदर, इस वक्त ये आइटम कौन देगा, फॉर ईच। और फॉर ईच कहां से उठाएगा, फ्रूट से। बात समझ आ रही है? तो फॉर ईच एक लूप चलाता है, जब वो लूप चलाता है तो हर आइटरेशन पे, जैसे हम सिटीज आई करके निकाल रहे थे वैल्यू, वो भी सिटीज आई करके, बल्कि वो फ्रूट्स है तो वो फ्रूट्स आई करके वैल्यू निकाल रहा है। लेकिन वो जो फ्रूट्स आई करके वैल्यू निकाल रहा है वो उसको कहाँ पास कर रहा है, आइटम में, और उस आइटम को मैंने यहाँ पे console.log क्या करा दिया। तो ये फॉर ईच एक बहुत पॉपुलर, बहुत ज्यादा पॉपुलर एक एरे मेथड है, जो कि मैथ के आने से पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। अब ये मैथ क्या है ये अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आप और इनमें फर्क क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। तो जब फॉर ईच था तो मैथ लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फॉर ईच क्या करता है, ये किसका अल्टरनेटिव है, फॉर लूप का। इसके बजाय कि आप एक लूप चलाएं और इस फ्रूट्स की हर आइटम को निकाल के लाएं, उससे बेटर है आप फ्रूट्स पे क्या लगा दें, फॉर ईच, क्योंकि ये काम एक ही लाइन में हो जाता है। अब एक ही लाइन का क्या मतलब है, बोले, देखें अब ये देखना पड़ेगा कि वो लोग फॉर ईच के बैकएंड पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो फॉर ईच के बैकएंड पे लूप ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अगर वो फॉर ईच की जगह पे कोई और चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई और मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं जो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स को पता है, तो इसका मतलब है कि फॉर ईच तेज होगा। सही है? वैसे इसको चेक किया जा सकता है कि जब ऊपर और नीचे हम लोग टाइम स्टैम्प को प्रिंट करें, न्यू डेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इसने देर ली और उसने कितनी देर ली। खैर सर वो बताए ना जो सवाल था इसका, हाँ उस पे आते हैं। अब देखें ये हम वन लाइनर पे आ गए, ठीक है। अच्छा अब हम दोबारा से एक और करते हैं, हमारे पास एक सवाल आया है, हम सिटीज एरे पे वापस आते हैं। अब सिटीज एरे में क्या मसला था, वो एरे इन एरे था, ये बात सबको पता है। इसका मतलब है क्योंकि ये एरे है तो इसके पास भी क्या होगा, फॉर ईच होगा। और फॉर ईच क्या रिसीव करता है, कॉल बैक फंक्शन, और कॉल बैक फंक्शन के पैरेंथेसिस में मुझे क्या मिलता है, आइटम। अगर मैं इसको console.log कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वो मुझे क्या मिल गया, सिटीज एरे पे जो भी आइटम्स थे उसने वो क्या कर दिए, console.log। सेम वही काम है थोड़ी देर पहले मैं किससे किया, फॉर लूप से किया। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी भी मेरे पास क्या है, फ्रैक्शंस पढ़े थे,
प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मकसद पता है किसी को? अच्छा, अब हम इधर आते हैं। अब हमारा मसला ये है कि हमारे पास अब एरे जो है वो क्या है, नेस्टेड है, क्योंकि एरे इन एरे। लेकिन अगर आप गौर करें तो आइटम में मुझे क्या मिलेगा, एक कंप्लीट एरे। तो इस पे फॉर ईच चलना चाहिए, चलेगा नहीं चलेगा? अगर मैं इसको दोबारा से ये दे देता हूं और मैं यहाँ पे देता हूँ console.log और मैं देता हूँ क्या, न्यू आइटम, इसको मैं प्रिंट कॉपी, इसको कॉपी करते हैं हम लोग और इसको हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे न्यू आइटम और हम इसको एंटर मारते हैं, तो हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए। मैंने क्या किया है, ये नेस्टेड फॉर ईच है, ये सेम आर्किटेक्चर है जो कि मैंने फॉर लूप में इस्तेमाल किया था। कौन सा? लूप की वजह से देखें, इधर इसकी दो वजह हो सकती है, सही है, सिंपल इसकी वजह से, दूसरा ये जो पूरा ये ब्लॉक है, ये पूरा जो एक आपका फंक्शन ब्लॉक है, इसका कोई अपना आउटपुट नहीं है। जब इसका कोई आउटपुट नहीं है तो हमेशा कंसोल क्या प्रिंट करता है, अनडिफाइंड। ये बात समझ आई? मैप से भी कर सकते हैं ना, मैप से भी कर सकते हैं, उसमें मैप से लेकिन मैप का थोड़ा इधर नुकसान है कि आपको रिएक्ट में फायदा है, इधर नुकसान था। सर वेब और फिल्टर में डिफरेंस है कि फिल्टर के अंदर हम लोग लगा सकते हैं कि ग्रेटर देन जो वैल्यूज है वो आ जाए। देखिए मैप और फिल्टर में सिंपल ये फर्क है कि दोनों लूप्स हैं। फिल्टर जो है वो कंडीशन रिसीव करता है, मैप जो है वो आइटम, वो प्योरली आइटम, वो सिर्फ प्योरली आइटम रिटर्न करता है। न्यू एरे या न्यू आइटम। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एज वाले हैं वो सारे दे दो, मैप के अंदर सो सारे आ जाएंगे सर, कंडीशन लगाए एज वाले सारे जिसके अंदर जिस ऑब्जेक्ट के अंदर एज फिजिकल वो आ जाएंगे सर। हाँ, ये आप अगर टेक्निकली देखो ना, आप इफ एल्स कंडीशन लगा दो तो आप यही काम मैप पे भी कर सकते हैं, सही है। लेकिन इफ एल्स वाला स्टेप घट जाएगा इसमें फिल्टर, क्योंकि फिल्टर वो आपका बाय नेटिवली क्या रिसीव करता है एज अ कंडीशन, अगर ट्रू एंड फॉल्स बूलियन, सही है। तो ये जिसको ये वाली चीज समझ में आई बहुत अच्छा है, जिसको नहीं समझ में आई वो दोबारा से एक दफा प्रैक्टिस करे इसकी। क्यों? क्योंकि हमने इसको अब लूप से भी कर लिया, हमने इसको किससे भी किया है, फॉर ईच से। अगर आपको लूप समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा और पीछे जाएं, लूप्स की वीडियोस देखकर आए, मतलब आपका लूप्स पक्का नहीं है। लूप्स के थ्रू जब मैंने इस एरे के आइटम्स को प्रिंट करवाया था, अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो आपको ये तो कभी समझ में नहीं आएगा। जब आपको सबसे पहले क्या समझ आ जाए, लूप, लूप के बाद क्या समझ में आ जाए कि लूप के जरिए एक एरे के आइटम्स को हम कैसे निकाल सकते हैं। दूसरी चीज आपको यह समझ आनी चाहिए, फिर आप किस पर आए, फॉर ईच। क्योंकि अगर आपको लूप का नहीं पता तो आप एरे के आइटम्स नहीं निकाल सकते। अगर आप लूप्स के जरिए एरे के आइटम्स निकाल सकते हैं, फिर आप फॉर ईच का वो कॉन्सेप्ट समझें और फॉर ईच को बनाना शुरू करें। जब आप फॉर ईच सिंपल बना लें तो उसके बाद आप किस पे आ जाए, नेस्टेड फॉर ईच पे आ जाए। यहाँ नेस्टेड लूपिंग ही है, ये एक तरह से देखा जाए, मैं इसको नेस्टेड लूपिंग ही कहता हूँ, सही। अगेन अब ये वाला जो है ये ऑन साइड, ये मैं कोई सोच के नहीं आया था कि मैं ये ऐसे करूंगा। अब यहाँ बैठे बैठे मैं आपके सामने मैं वो बना रहा था एरे, मेरे दिमाग में आ रहा था इसको ऐसे सिखाते हैं, मैंने ऐसे सिखा दिया, ठीक है। अब मैंने इसको पहले चेक नहीं किया था कि भाई ये इसका जवाब ऐसा ही आएगा, लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि भाई फॉर ईच का रिटर्न क्या होता है, फॉर ईच कैसे वर्कआउट करता है, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि इसका जवाब यही बनेगा। तो आप भी इसकी जो बेसिक साइकोलॉजी है उसको समझे कि ये कैसे काम करता है, तो आप आसानी से इसको आप 2 या 3 4 5 लेवल्स तक भी आप ले जाएं, आपको कोई नहीं रोक रहा। बात समझ आ रही है? बोले आप। ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर ये फॉर ईच लगाने की जरूरत ही नहीं है, उसके आपका की है, उसकी जो डिसाइफर होता है वो कीज के थ्रू होता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि उसके अंदर कीज कितनी है, तो आप object.keys नाम का एक नेटिव फंक्शन है जावास्क्रिप्ट, आप वो यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि वो आपको उस ऑब्जेक्ट की सारी जो कीज हैं उनकी एक एरे बना के दे देता है। जब आपको वो एरे बना के देगा उस पर आप फॉर ईच चला दें, और उस फॉर ईच चला के आप उस हर ऑब्जेक्ट की डालें और उसकी वैल्यू निकालें, की डालें और उसकी वैल्यू निकालें, सही है। ये काम मैं नॉर्मली ऐसे करता हूँ, निकाल सकते हैं। वो थोड़ा इनडायरेक्ट मेथड हो जाता है, वो तब होता है जब आपको नहीं पता कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कीज कौन सी आ रही है, समझ आ रही है?
तो वो जो फंक्शन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो होता है ऑब्जेक्ट डॉट कीज। अब इसमें अगर आप ये देंगे ना, इसको क्या बीमारी हो गई, एज 25, तो आप देखें नीचे एरे में क्या लिख के आ गया, एज। उसके बाद कॉमा डाल के आप करें ABC 1 2 3, तो आपको नीचे क्या हो गया, ABC। तो बेसिकली वो एरे बना रहा है किसकी, कीज की। इसी तरीके से अगर आपको कीज नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए, तो वो नीचे क्या देगा, वैल्यूज की एरे देगा। अब एरे का क्या फायदा है, इस पर आप क्या चला सकते हो, लूप चला सकते हो। तो ये एक तरह से टाइप कास्टिंग के केस में हम आते हैं इसमें, सही है। ये टाइप कास्टिंग हम करते हैं और इसके थ्रू हम लूप चला देते हैं। नॉर्मली ये टेक्निक कब इस्तेमाल होती है, जब आपको ये ना पता हो कि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी कीज है, सही है। ये वैसे डेटा एनालिसिस का ज़्यादा पार्ट है, डेटा ऐसे मसले मसाइल डेटा एनालिसिस में होते हैं। यहाँ पर ऐसे मसले मसाइल आपको फ्रंट एंड में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको गारंटीड पता होता है कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें कौन कौन सी कीज है। बात हो जा रही है। तो आई थिंक आज कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल चला गया सिस्टम, सही, कुछ ज़्यादा टेक्निकल, थोड़ा ज़्यादा चला गया। लेकिन अभी फॉर ईच है, फॉर ईच के बाद मैप है, मैप के बाद फिल्टर है। ये तीन जो है ये थोड़े टेक्निकल है, इनको हम अगली क्लास में दोबारा पढ़ेंगे। लेकिन यकीन करें ये एरे मेथड्स ही थोड़े डिफिकल्ट हैं और इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग में बिठाना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। ये मुझे भी पता है, मुझे भी बड़े मसले हुए थे जब सर ने मुझे स्प्लाइस का ये बात बताई थी ना कि बेटा ये जो 2 लिखा हुआ है ये एक्सक्लूसिव है, उसने बोला एक्सक्लूसिव है, और जब मैं गिन रहा था तो यार ये मैंगो भी जा रहा है, गुआवा भी जा रहा है, तो मैंने कहा ये तो इंक्लूसिव हुआ कि मैंने लिखा 2 तो 2 गए, तो ये एक्सक्लूसिव कैसे हुआ। तो उस वक्त मैंने रट्टा मार लिया था भाई ये जो स्प्लाइस का दूसरा आर्ग्यूमेंट है ये हमेशा एक्सक्लूसिव होगा। मैंने कहा बाद में समझेंगे, मुझे बहुत बाद में समझ आई कि अच्छा ये क्या मतलब है कि इंडेक्स नंबर कोई मूव कर देता है, सही है। इस तरह की कुछ टेक्निकलिटीज है, कभी कभी एरे मेथड से समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये वो मैं इसके अलावा भी और भी बहुत है, सही है। इसके अलावा भी एरे मेथड्स बहुत है। आई थिंक एक वो भी है जॉइंट का एक एरे मेथड है, तो और भी बहुत है, लेकिन मैं वो क्यों नहीं करा रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे पता है कि जो रिएक्ट में जो चीज़ चाहिए वो यही चाहिए, सही है। आपको बेसिक्स एटलीस्ट आ जाए, आप रिएक्ट तक इतने बन जाओगे, आप वो ये सारे मेथड किसमें इस्तेमाल कर लो, रिएक्ट में। बाकी काम आप रिएक्ट में कर लोगे और आप आगे जैसे जैसे आप रिएक्ट में पहुंचोगे ना, तो ये जैसे लेवल होता है ना कि 2 क्लास में थोड़ा हल्का कोर्स होता है। अब जब आप 3 क्लास पढ़ लेते हो ना तो 2 क्लास हल्का लगती है, फिर जब आप 4 क्लास पढ़ लेते हो तो 2 क्लास और ज़्यादा हल्का लगती है, तो जब आप रिएक्ट पढ़ लोगे ना तो फिर आपको ये हल्का लगेगा, सही है। अभी हम लोग इस पर टाइम ज़्यादा करें, मक्खामारी करें, एक एक एरे मेथड निकालें, उसको देखें, बोलें कैसे काम करता है, क्या करता है। तो मैं आप लोगों को प्लेन जावास्क्रिप्ट तो पढ़ा नहीं रहा, jQuery तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, PHP तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा कि मैं आपको बिल्कुल प्योर जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊँ। मैं आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ किसके लिए, रिएक्ट के लिए। मैं आपको उतनी इनफ जावास्क्रिप्ट दे रहा हूँ जितना आपका एक तो दिमाग भी बर्दाश्त करे और दूसरा आपको रिएक्ट चलाने आए, समझ रहे। अभी जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ी है। एक बुक है कोई हमें दी गई थी सलानी में, यकीन करें उसमें 350 पेजेस थे और वो भी छोटी वाली बुक थी। उसके बाद एक और है डिस्क्रिप्टिव जावास्क्रिप्ट, कुछ और है, उसमें 450 पेजेस है। तो जावास्क्रिप्ट एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन इसको आप उतना सीखें फिलहाल जितना आपको किसके लिए चाहिए। तो जो चीज़ें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लें कि मैं आपको वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जैसे नहीं प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में बोलते हैं बेटा जो मैं करा रहा हूँ मैं ये एग्जाम में आएगा, समझ रहे। यूनिवर्सिटी में ये नॉर्मली होता है कि बेटा जो मैं करा रहा हूँ ना ये पढ़ लो, इसी को प्रैक्टिस कर लो, पेपर में इसी के मुतालिक सवाल आए। तो मैं भी आपको वही करा रहा हूँ, सिर्फ उतना पढ़ा रहा हूँ जो आपको रिएक्ट में यूज़ होगा। आप खुद देखोगे ये सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट होगी, सही है। तो जिन बच्चों को अगर थोड़ा बहुत फील हो रहा है कि यार मेरे को तो कुछ भी जीरो समझ आ रहा है, बाकी बच्चों को समझ आ रहा है, मेरा पता नहीं क्या होगा, तो खैर आप मेरे जैसे ही हैं, आप थोड़ा इंतज़ार करें, जब आपकी रिएक्ट शुरू होगी तो ये सारी चीज़ें दोबारा से रिवाइज होगी। क्यों, क्योंकि रिएक्ट में वो आएगा, लेकिन रिएक्ट में फिर आपके थोड़े दूसरों से पसीना थोड़ा ज़्यादा बहेंगे, क्योंकि बाकियों को रिएक्ट बाकी समझ रहे होंगे ये कंपोनेंट कैसे काम कर रहा है, आप समझ रहे होंगे ये डॉट मैप कैसे काम कर रहा है, सही। तो थोड़ा सा वो समझने वाला तरीका अलग होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको भी आ ही जाएगा, सबको आ जाता है। लेकिन मसला है प्रैक्टिस का। एक दफ़ा आप कोड करें, पता नहीं आपको होता ही नहीं होता, मुझे तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है
कि मैं घर जाता था, कंसोल खोलता था, उसके अंदर में ये फॉर ईच बनाता था, वो सारे प्रिंट हो जाते थे, मैं कहता था आया मैंने कर लिया। तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि हाँ यार कोई नई चीज़ सीखी थी वो मुझे आ भी गई है, मैं कर भी पा रहा हूँ। तो कम से कम यार वो सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए 15 मिनट के लिए रिवाइज कर देना, क्योंकि एक दफ़ा आप अपने हाथ से ये कॉल बैक फंक्शन नहीं बनाओगे ना, ये ब्रैकेट कौन सा कहाँ पे देना है, कौन सा कहाँ पे देना है, ये याद नहीं आएगा। अभी एक थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ने मुझे एक चीज़ दिखाई, उसने एक फंक्शन कॉल किया हुआ था ऐसे, सही है, ये फंक्शन कॉल किया हुआ था ऐसे। तो टेक्निकल आपको समझ आ रहा है कि ये क्या है, गलत है। अब मैं उसको कुछ नहीं कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसने इस जगह पे थोड़ी प्रैक्टिस कम की होगी, तो अब ये उसकी मिस्टेक है, बात समझ रहे। लेकिन आपको ये बात पक्का होना चाहिए कि अगर मैं कहूँ फंक्शन तो आप 2 मिनट में समझ जाएंगे उसके आगे क्या लगेगा, पैरेंथेसिस। मैं कहूँ ऑब्जेक्ट तो आपको दिमाग में आना चाहिए ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसमें की वैल्यू होती है और कर्ली ब्रेसेस होते हैं। मैं कहूँ एरे तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि वो ऐसी चीज़ है जिसके स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। और एरे का कोई मुझे आइटम चाहिए तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0 1 2 3 जो भी उसका इंडेक्स नंबर है। ऑब्जेक्ट अगर मुझे कोई डेटा चाहिए तो उसकी डॉट की, तो जब हम डॉट की लिखेंगे तो उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसके दिमाग में नहीं बिठाएंगे, आप रिएक्ट में आएंगे आप खुद तबाह हो जाएंगे। सही है, आपको खुद डिप्रेशन होने लग जाएगा, एहसास कमतरी होगी कि यार बाकियों को आ रहा है मेरे को क्यों नहीं आ रहा, मैं तो अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे ही पैदा कर दिया है। थोड़ा होता है, मैं कह रहा हूँ कि वो आ जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत टेंशन तो होती है ना। वो तो अब हलवा है यार, वो तो अब हाँ। अब मजे की बात आप खुद सोचें, जब आप न्यू आए थे तो शायद आपको याद नहीं है, तो आपके CSS में क्या क्या सवालात होते थे, याद है? सही है। आप मैंने एक दफा कहा था कि CSS लिखो, तो बहुत सारे बच्चे, जब हम नए नए सिलेक्टर्स पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने क्लास नेम दिए हुए थे और उस बच्चे ने ना डॉट नहीं लगाया था, फिर वो रो रहा था कि ये सही, मैंने सब कुछ सही किया है, मैंने सब सही कर रहा हूँ, ये चल क्यों नहीं रहा। अच्छा मजे की बात है, अगर आप डॉट ना लगाएं तो वो जो वो है ना VS कोड, वो समझता है कि आप कौन सा वाला सिलेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टैग सिलेक्टर, सही है, तो वो उसको एरर भी नहीं दिखा रहा। अब VS कोड कह रहा है तुमने काम बिल्कुल सही किया है, लेकिन चला नहीं रहा वो, तो पागल हो गया। उसने बोला यार ये क्या है, तो उसका सिर्फ गलती क्या थी, वो डॉट। लेकिन अब देखें आपको लगता है यार ये तो हलवा है, इसमें क्या मसला है, मार्जिन कोई इशू ही नहीं है, मार्जिन लेफ्ट लगाओ, हाँ खुद ही बता दें ये ऐसे करो। तो जो चीज़ आप वही कह रहा हूँ, आप जब लेवल आपका बढ़ता है तो पिछली चीज़ और आसान लगती है। सही, अभी आपको ये मुश्किल लग रहा है, तभी मैं कह रहा हूँ जब आप रिएक्ट पे पहुंचेंगे तो ये आसान लगने लगेगा। फिर आप बोलोगे यार वो जावास्क्रिप्ट अच्छी थी यार, रिपीट भी होती है। फिर आपको याद आएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ठीक था, यहाँ पे रेफ लगाना है, ऊपर यूज रेफ करना है, समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है आपको और आसानी होती है। लेकिन एक आपके लिए अच्छा है कि आप रिएक्ट थोड़ा सही पढ़ लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह जो आपकी नोड है वो आपको हलवा लगेगी, नोड आपको बहुत हलवा लगेगी अगर आपको रिएक्ट सही आती है, क्योंकि रिएक्ट ज़्यादा बड़ी है, नोड बहुत छोटी है। सही है, वैसे अगर देखा जाए तो नोड भी, वो रिएक्ट भी बहुत छोटी लैंग्वेज है। अगर आप उसके रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे तो 40 मिनट 50 मिनट का पूरे रिएक्ट के क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आप वो देख लेंगे तो आप किसी भी इंटरव्यू में चले जाएं, पाकिस्तानी हो इंटरनेशनल हो, आप रिएक्ट का इंटरव्यू पास कर लेंगे। सही है, इतना आसान है यार, बस थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, थोड़ा पता होना चाहिए कि मैप कब इस्तेमाल करना है, रिड्यूसर कब इस्तेमाल करना है, सही है, कॉन्टेक्स्ट API कब यूज़ होती है, तो थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसको आपकी रेपिटेशन में हो जाता है। लेकिन मसला ये है कि अगर आप उसको खुद हाथ से नहीं लिखेंगे तो वो चीज़ आपको नहीं आने वाली, ये गारंटी है। अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि ये वाली जो चीज़ है ना, बहुतों को लग रहा होगा यार ये मुझे आ गई, मैं इसको बना लूँगा, लेकिन जैसे ही आप बनाने बैठोगे तो आपसे ये नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि आपको ये पीछे देखना पड़ेगा कि आपने क्या किया है, कैसे, कौन सा, पहले कौन सा राउंड ब्रैकेट है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये आपके दिमाग में कब बैठेगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे, फिर आप चीते बन जाओगे। फिर आप बोलोगे कॉल बैक देना है, अभी दे देते हैं, आप 2 पैरेंथेसिस बनाओगे, इक्वल टू का साइन बनाओगे, एरो साइन बनाओगे और कर्ली ब्रेसेस दे दोगे, खत्म। सही है, तो हर कोई शुरू में मसले में आता है,
लेकिन अगर आप स्लो स्लो आगे बढ़ते हैं, यकीन करें ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, इनको कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, सही है, FYP मैंने उनका करके दिया है, सही, मेरे ही दोस्त हैं, अब मैं क्या बोलूँ, तो मेरे ही, अब उनको जाहिर सी बात दोस्त होता है ना, बोलता है यार ये बना दे यार भाई, मुश्किल में आ गया हूँ, 1 महीना बचा है, मेरी डिग्री रुक जाएगी, तो आप बोलते हो चल यार बोर्ड बेसन पे कढ़ाई खिला देना, उसके बदले आप उसका कोड बना के दे देते हो, ऐश कर। अब ऐसे ऐसे बच्चे इस वक्त कंपनीज में लगे हुए हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, सही है, तनख्वाह 40-40 हज़ार माशाल्लाह तनख्वाह उठा रहे, सही है। तो अब मैं कंपनी बताऊंगा ना, ये पता चल जाएगा कौन था वो, सही है। तो मसला ये है कि क्या होता है, टाइम टू टाइम अगर आप एक चीज़ पे लगे रहते हो ना, तो वो आपको कभी ना कभी आ जाती है, किसी को स्लो आती है, किसी को थोड़ा लेट आती है। अब जैसे IEC है, IEC वालों ने क्या किया है कि वो टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह ऐसे लेते हैं कि वो बच्चे कैसे उठाते हैं जिनको उनको पता होता है कि ये जल्दी जल्दी पिक कर लेंगे, सही है। तो जब उनकी वो आप क्लास में बैठेंगे ना, तो आपको खुद को फील हो रहा होगा कि भाई वो ऐसे भाग रहे हैं, क्योंकि वो एक जो बच्चे उठाते हैं वो पहले से ऐसे उठा लेते हैं कि उनको पता होता है कि ये पिक कर लेंगे। लेकिन असल चैलेंज होता है कि वो बंदा सीखे जिसको ना आ रहा हो, सही है। जिस बंदे को इतनी अकल है कि भाई ये चीज़ कैसे काम कर रही है और ये लॉजिक कैसे चल रही है, वो तो यूट्यूब से भी सीख लेगा, उसका ज़्यादा मसला नहीं होता। उसको समझ में कि पुश स्टार्ट की ज़रूरत होती है, उसको थोड़ा सा बता दें, बाकी वो सारी कहानी खुद ही पढ़ के आ जाएगा। मसला वो बच्चा नहीं होता, मसला वो बच्चा होता है जो प्रैक्टिस कर रहा हो, सही है, लेकिन उस बेचारे को समझ में ना आ रहा हो ये हो क्या रहा है। वो मेहनत कर रहा है, अपनी तौर पे मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वो बच्चा असल चैलेंज होता है, बात समझ आ रही है। लेकिन उसके लिए भी मैं ये कहता हूँ कि भाई चलते रहो, करते रहो, सही प्रैक्टिस करते रहो, एक ना एक दिन बात समझ आ जाती है। दूसरों से थोड़ा 2 महीने लेट आएगी, लेकिन आ जाएगी, बात समझ आ रही है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, जब आप CSS कर रहे थे तो बहुत सारे बच्चे थे जो CSS में भी ड्रॉप आउट हुए थे, आपको पता है, CSS में भी बच्चे गए थे। लेकिन वो क्यों गए थे, जब हमने CSS शुरू की, मार्जिन, पैडिंग, फलाना ढिमकाना, ये बॉक्स मॉडल, सही है, ये करो वो करो, तो उन्होंने बोला यार ये हमारे बस की बात नहीं है, हमसे नहीं होगा। आप में से ही थे, आप ही थे। अब लेकिन अब आप जब उस पीछे उसको देख रहे हो, आप बोल रहे हो यार ये बच्चों का काम है, ये कौन करता है, सही है। अब आप बोलो ये मुश्किल है, आप बोलो वो तो कुछ भी नहीं था। तो ये क्योंकि अब आप एक लेवल क्रॉस करके आ गए हो, तो अब आपको हलवा लग रहा है। इसी तरीके से जब जावास्क्रिप्ट से निकल के रिएक्ट में आपको आओगे तो आपको रिएक्ट हलवा लगने लगेगी। फिर जब आप रिएक्ट को 5-6 महीने काम कर लोगे, फिर आपको रिएक्ट भी हलवा लगने लगेगी। फिर आप बोलोगे आप सर्वर लाओ, फिर आप सर्वर्स बनाओगे। शुरू में APIs आपको मुश्किल लगेंगी, आपको एल्गोरिथम्स मुश्किल लगेंगे, लेकिन फिर डेटाबेस स्ट्रक्चर्स मुश्किल लगेंगे। आप बोलोगे यार पता नहीं क्या बकवास है, डेटा में पुश कर रहा हूँ, डेटाबेस में पुश ही नहीं हो रहा, सही है। फिर मैं वो डेटा मंगवाने की कोशिश कर रहा हूँ, डेटा आ ही नहीं रहा है। अब आगे क्लाइंट कहता है कि भाई 3 टेबल्स है, फलां टेबल से ये उठा के लाओ, उस टेबल से ये उठा के लाओ, तीसरी टेबल से ये उठा के लाओ। तुम बोले पागल हो गए हो क्या, ये मैं कैसे लिखूंगा, ये कैसे होगा, सही है। लेकिन जब आपके पास एक दोबारा से प्रैक्टिस बन जाएगी उसकी, आप बोलोगे मसला ही कोई नहीं, अभी कर लेते हैं। तो सारा कोई आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, और थोड़ा बहुत पेशेंस, टाइम लगता है। 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन जब ये चीज़ आ जाएगी और आप और आगे बढ़ जाए, बन गया। आपको एलिमेंटर किसका है, वर्डप्रेस का है, वर्डप्रेस का है। हाँ, इनके अटेंडेंस दे दीजिएगा। देखें वर्डप्रेस जो है वो रेडीमेड, उसको हम कहते हैं CRMs, सही है। CRMs क्या होते हैं कि भाई आपको वो बनी बनाई वेबसाइट देते हैं, सारे फंक्शंस आपको देते हैं और आपको बोलते हैं कि भाई फ्रंट एंड बना लो, काम निकालो। इसमें लेकिन मसला क्या है कि इसका जो डेटाबेस स्ट्रक्चर है वो पहले से बना हुआ है, प्री मेड है। उसके बाद जो उसका बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो भी सारे प्री मेड है, और कुछ ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो आपको चाहिए ही नहीं, आपके काम की ही नहीं, लेकिन वो ऑलरेडी वहाँ पर है क्योंकि वो सारे सिस्टम को वो चला रहे हैं। तो समझ लें कि एक बहुत बड़ा एक टैंकर है, सही है, और एक छोटा सा कोई एक बंदा है जो बंदूक लेके खड़ा हुआ है सड़क के बीच में, आप उसको मारने के लिए पूरा टैंकर लेकर आ गए हो। तो ये थोड़ा फालतू चीज़ है ना, एक बंदा भेज दो राइफल के साथ, उसको उड़ा देगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, उससे बहुत ज़्यादा लोडेड वेबसाइट बन जाती है, उसका बहुत हैवी पैकेज होता है। दूसरा वो
चेंजेबल नहीं होता। एक ऑक्सीजन के बना रहे हैं, ऑक्सीजन है कौन सा? एक और प्लगइन उस पे और नहीं देखें, प्रॉब्लम यही होगा कि अब आपको डेटाबेस स्ट्रक्चर अपना चाहिए। सही, अब मेरे पास एक क्लाइंट आया, बोला कि भाई एक गूगल से एआई का प्रोसेस चलता है, जो डेटा आ रहा है मुझे उस पर सेव कराना है और उस डेटा को मुझे अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले कराना है। अब यही काम आप, मैं बोलूँ कि मुझे वर्डप्रेस पे करके दो, आप बोलोगे मैं, मेरे पास तो एक्सेस ही नहीं है डेटाबेस का। खाली ब्लॉग्स के लिए, ब्लॉग्स के लिए, और वो वेबसाइट जो रिपीटेटिव है, जैसे लैंडिंग पेज हो गया। सही है, आजकल वू कॉमर्स बहुत पॉपुलर है। अगर आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट चाहिए, अब पागल है आप बूटस्ट्रैप पे जा रहे हैं, आप वू कॉमर्स से करें, सारा आपको बना बनाया मिलेगा। ये होता है यूज केस। अगर किसी कंपनी को कोई कस्टम चीज बनवानी है, अब जैसे क्विल बॉट है, क्विल बॉट सुना है आपने? क्विल बॉट रिफ्रेजिंग है, अच्छा आप लोग यूनिवर्सिटी में नहीं है। मतलब सीख ले सही है। देखिए वर्डप्रेस ये है कि अगर आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, सही, आप चाहते हैं कि मेरा कोई बिजनेस हो, तो आप वर्डप्रेस सीखें। मैंने भी इतनी सीखी हुई है, अगर मुझे अपना लैंडिंग पेज बनाना होता है जल्दी, मैं किसी कंपनी के लिए बना लेता हूँ। देखें यही है कि भाई अब एक बिजनेस है, उसको चाहिए बनाना है, अब वो वर्डप्रेस नहीं सीखना चाहता, तो वर्डप्रेस की भी अपनी मार्केट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर आप उस लाइन पे निकल जाएंगे। और वर्डप्रेस जो डेवलपर है वो प्रोग्रामर नहीं होता, वो पूरा डिपेंड कर रहा है किस पे? वर्डप्रेस पे। कस्टम सीएसएस एक लिमिट तक होती है, एचटीएमएल भी लगती है, थीम्स भी बनती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उनकी क्या है, एक लिमिट। और दूसरा ऑप्टिमाइजेशन इशू, वो बहुत भारी होती है, और उसके एसईओ सबसे बकवास होता है। आपके पास जितने भी आजकल ई कॉमर्स की वेबसाइट्स मतलब शॉपिफाई में बन रही है, क्योंकि शॉपिफाई की फिर भी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बेटर है। अब शॉपिफाई $3 बिलियन की कंपनी है, उसने सिर्फ क्या किया है कि वर्डप्रेस की जो ऑप्टिमाइजेशन इशू था उसको खत्म कर दिया। ऑप्टिमाइजेशन वर्डप्रेस की बहुत टाइम लेती थी, इसमें नहीं लेती। आपका यूं करके वेबसाइट खुलती है, तो वो कितने बिलियन की कंपनी बन गई है? $3 बिलियन। सिर्फ उसने एक मसला उसका हल किया है। 70% आप इसको कह लें तो वो लैंडिंग पेजेस हैं। लैंडिंग पेजेस के 70% जो है वो वर्डप्रेस पे बनते हैं। जितने भी आपके पास कस्टम चीज़ें हैं, कस्टम प्रोग्रामिंग है, वो सारी किस पे हो रही है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। सही है, उसका अपना एक बहुत बड़ा मार्केट है, वर्डप्रेस का भी एक अपना बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन उसका मार्केट एज कम्पेयर डिफरेंट है आपके HTML, CSS। HTML, CSS वाला एक प्रोग्रामर है, वो प्रोग्रामिंग में और आगे बढ़ सकता है। सही है, वर्डप्रेस वाला अब अटक गया एक जगह पे, बस वो ड्रैग एंड ड्रॉप, और उसको रिप्लेसेबल यूं है। सही है, आपको मैं हटा के दूसरे वर्डप्रेस डेवलपर को ले आऊं, हो सकता है वो आपसे भी बड़ा चीता हो, लेकिन आपने एक पूरा प्रोग्राम खुद बनाया हुआ है, अब आपको रिप्लेस करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। अब तुमने लिखा है, तुमने सारे फंक्शंस पता है, सब कुछ पता है, अब एक दूसरे को ले आऊंगा ना, पता नहीं वो इतना कंपेटिटिव हो या ना हो, और दूसरा आपका कोड वो समझ भी पाए या ना समझ पाए। अब उसकी मेंटेनेंस भी आपके पास आ गई, उसमें कोई चेंजिंग करनी पड़ी, कौन करेगा? आप करोगे। तो आपने ना अपना एक जो मार्केट है ना वो बिठा दी, और जो वर्डप्रेस है वो आपको यूं रिप्लेस करेगा। सही है, तो लोग क्या करते हैं कि शुरुआत के लिए वर्डप्रेस थोड़ी सीख लेते हैं, बाद में उसको आगे बढ़ते हैं, 11 बज गए बाकी जाने ही करते हैं।